एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 240 यानी 240 एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, यहाँ पे फेंग युआन और फेरी जीवी की खतरनाक वाली फाइट देखी थी। हेवेली कोड 2 बार रिवर ऑफ टाइम के अंदर हार चुका था फेंग युआन से। फेंग युआन पूरी एकदम डोमिनेंस को शो कर रहा था और बहुत गंदे तरीके से हराया था हेवेली कोड को। फेरी जीवी ने दोनों बार लोगों को भेजा और दोनों बार वो हार चुकी थी। उसके इमोर्टल हाउस टूट चुके थे, उसके बंदे मारे गए थे और फेंग युआन जीत चुका था, भाग भी गया था। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। सीन हमें दिखाया जाता है एक नई जगह से, बिल्कुल न्यू न्यू जगह थी, एक नया प्लेस। इमोरियल व्हाइट हेवन के अंदर एक सफेद क्लाउड पर क्यूआई क्लैन के 6 गू इमॉर्टल्स फास्ट स्पीड से स्काई में ट्रैवल कर रहे थे। एक क्यूआई क्लैन का इमॉर्टल कहता है केयरफुल रहो, यहाँ इमोरियल डेसोलेट बीस्ट घूमते रहते हैं। क्यूआई क्लैन का दूसरा इमॉर्टल कहता है रूट अभी तो सेफ है पर अलर्ट रहना ही पड़ेगा। क्यूआई क्लैन का तीसरा इमॉर्टल कहता है ग्रोटो हेवन में घुसते ही हेवन फॉर्म मिलेगा। क्यूआई क्लैन का राइस पक्का है। प्रीवियस लाइफ में भी ना हेवन फॉर्म मिला था फेंग युआन को, और ये हेवन फॉर्म बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। आगे देखते हैं। सब सीक्रेटली एक्साइटेड थे, उनको हेवन फॉर्म का फुल यूज नहीं पता था, पर रिस्पेक्ट बहुत थी इसकी, क्योंकि ये हाफ इनहेरिटेंस था थीविंग हेवन डीमन वनरेबल का। अचानक उनका विजन ना फ्लिप हो गया, व्हाइट हेवन उल्टा हो गया, सब डार्क ह्यूज स्पेस में आ गए। चारों तरफ सिल्वर थ्रेड्स वेव की तरह एकदम छाए हुए थे। यहाँ पे क्यूआई क्लैन का इमॉर्टल कहता है ये इमॉर्टल बैटलफील्ड किलर मूव है। क्यूआई क्लैन का दूसरा इमॉर्टल कहता है क्या क्या क्या, एक मिनट, किसी ने एम्बुश किया है क्या हमारे ऊपर? एक मिनट, बाहर आओ, कौन है यहाँ पे? तब एक रैंक 8 इमॉर्टल गु हाउस अपीयर हुआ, छोटी सिल्वर बोट्स जैसा था। आगे एक वाइट रोब वाला हैंडसम यंग गु इमॉर्टल खड़ा था और फेंग युआन था वो। पहले फेंग युआन का इमॉर्टल हाउस टूट गया था, तो इस बार फेंग युआन ने इसको दोबारा से रिपेयर करा है, बढ़िया तरीके से दोबारा बनाया है। पुरानी वाली गलतियों को इसने ठीक कर दिया इसके अंदर, और ये नया तरीके से बन के आ चुका है इसके पास इमॉर्टल गु हाउस। आगे देखते हैं। 6 क्यूआई क्लैन के गो इमॉर्टल इसको देखते ही एकदम भाई शॉक में आ गए। क्यूआई काई शॉक में एकदम जम गया। क्यूआई जिन का फेस तो सफेद पड़ गया, बॉडी एकदम ठंडी पड़ गई। क्यूआई फायर का वॉइस तो एकदम से कांप गया। क्यूआई फायर कहता है फेंग युआन, तुम यहाँ क्यों हो और हमसे क्या चाहते हो? सिर्फ नाम देखकर ही उनको भाई एकदम उनका जो मोराल था एकदम जीरो हो गया था, फट गई थी, फट के हाथ में आ गई थी। फेंग युआन की डेमोनिक रेपुटेशन वर्ल्ड में ऑलरेडी एकदम फैल चुकी थी। उसने टाइम रिवर के अंदर, रिवर ऑफ टाइम की जो बैटल थी, उसको हेवेली कोड को जो हराया था, ली हुआंग को भी यहाँ पे मार दिया था, और कितने एक्सपर्ट को फेंग युआन ने हेवेली कोड के बंदों को मार रखा है, तो इसकी जो रेपुटेशन थी बहुत ऊंची थी। यहाँ पे क्यूआई क्लैन का बंदा था काई, वो कहता है धीरे से एकदम देखा और कहा अरे अरे ये तो फेंग युआन है। यहाँ पे क्यूआई फा कहता है लॉर्ड फेंग युआन, हमारा क्लैन तो न्यूट्रल है ना, हम तो किसी की साइड लेते ही नहीं हैं। आपके खिलाफ थोड़ी ना हम कोई स्कीम कर रहे हैं, हम आपके खिलाफ नहीं हैं। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो हम उसे कंपनसेट जरूर कर देंगे, आप बोलिए तो फेंग युआन कहता है रिलैक्स यार रिलैक्स, सबमिट करो, जिंदा रहोगे। कंपनसेशन चाहिए, हेवन फॉर्म दे दो मुझे फिर। कंपनसेशन बात है तो सबके फेसेस गिर गए, क्योंकि भाई वो सब हेवन फॉर्म के लिए ही तो आए थे, और फेंग युआन वही मांग रहा है। तो क्यूआई क्लैन का एक इमॉर्टल कहता है ओह नो, उसे हमारा बिगेस्ट सीक्रेट पता है क्या? दूसरा बंदा कहता है कैसे पता है उसको ये चीज़, हेवन फॉर्म के बारे में कैसे पता है? तीसरा बंदा कहता है अरे वो रिबॉर्न डीमन है पागल, स्प्रिंग ऑटम सिगाड़ा यूज करता है वो। एक बंदा कहता है 1000 साल का गोल्ड छोड़ दें क्या? इतने पुरानी टाइम की जो बेट थी, हमारे एंसेस्टर ने जो बेट लगाई थी आपस में, उन सबको छोड़ दे क्या? हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उसे लेने नहीं देंगे। सबके इमोशंस यहाँ पे मिक्स थे, फियर भी था, गुस्सा भी था, दर्द भी था, और एकदम हेल्पलेस फील कर रहे थे। उनका स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर भी सिर्फ रैंक 7 था, और फेंग युआन से फाइट छोड़ ही दो, इम्पॉसिबल है। यहाँ पे क्यूआई काई कहता है सब कुछ रिस्क करके फाइट करते हैं यार। क्यूआई जिन कहता है विन का चांस तो 0 है भाई, सब मरेंगे, क्या फाइट करने की बात कर रहे हो? तो फेंग युआन कहता है 3 सांसों का वक्त दूंगा, सबमिट करो वरना तो डेथ। सब पैनिक में क्यूआईफा की तरफ देखते हैं, और 3 सांसों के बाद क्यूआईफा एकदम से झुक गया। क्यूआईफा कहता है लॉर्ड फेंग युआन। क्यूआई क्लैन एकदम से सबमिट करता है। फेंग युआन जोर से हंसा। फेंग युआन कहता है बहुत ही स्मार्ट डिसीजन था तुम्हारा। मैरिड एयर फ्लाइंग वॉरशिप के अंदर बाइनिमिंग और बाकी लोग देख रहे थे, फेंग युआन का नाम ही इनफ था रैंक 7 इमॉर्टल को बिना फाइट के सरेंडर करवाने के लिए। क्यूआईफा कहता है हेवन फॉर्म तो अब आपका है लॉर्ड, बस डिटेल एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो फेंग युआन कहता है कोई डिटेल की जरूरत नहीं है, मुझे सब पहले से पता है, प्रीवियस लाइफ में हेवन फॉर्म मैं ही ले चुका था, मेरे पास ही था प्रीवियस लाइफ का हेवन फॉर्म। तब मैंने तुम्हें और तुम्हारे बहुत सारे बंदे थे उन सबको मार भी दिया था, और क्यूआईसी ग्रोटो हेवन भी ले लिया था। कुछ ने सरेंडर भी किया था मेरी तरफ, याद है मुझे। और हेवन फॉर्म के सीक्रेट तुम सबसे ज्यादा तो मुझे पता है, क्योंकि उसको रिफाइन भी मैं ही कर चुका था पिछली लाइफ में। ये सुनते ही भाई क्यूआई क्लैन के गुईमोटो का दिल तो एकदम से हिल गया कि ये क्या 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 बोल रहा है ये।
क्यूआई क्लैन के गुई मॉडल शॉक में थे, बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे। फेंग युआन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसने सब पर अपने मेथड यूज़ करे और सारे उनके जितने भी गू बॉम्ब थे सारे के सारे ले लिए। और उसको ऑलरेडी पता था कि किसके पास कौन-सा इमॉर्टल गू है, तो फेंग युआन ने सब आराम से ले लिया। पर उन सबको मेरिड एयर फ्लाइंग वॉरशिप के डेक पर कंट्रोल में खड़ा रखा था, यानी एकदम नज़रों के सामने खड़ा रखा था। सबके फेसेस सफ़ेद पड़ गए थे, ब्लैंक स्टेट में थे। फेंग युआन ने अपना इमॉर्टल बैटलफील्ड यामा वेब वापस ले लिया। ये यामा बैटलफील्ड का अपग्रेडेड वर्जन था, टाइम पाथ पावर ऐड की गई थी, ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग था। मैरिड एयर फ्लाइंग वॉरशिप रिपेयर हो चुकी थी, सीधा टारगेट लोकेशन की तरफ उड़ गई। थोड़ी देर बाद स्काई में एक ह्यूज गेट हाउस अपीयर हुआ। टॉल रूफ थी, गेट के दोनों साइड एकदम बड़े-बड़े स्टैचूज़ थे और ऊपर ब्रोंज़ कुछ लिखा हुआ था, लिखा था 5 शियांग्स बेट एंट्रेंस। पहले एकदम पैंथम था, फिर धीरे-धीरे वो सॉलिड बन गया, फिर नीचे क्लाउड्स का बेस बन गया और एक जगह ही बन गई पूरी। सबऑर्डिनेट्स पहली बार देख रहे थे, शॉक था। क्यूआई क्लैन के 6 इमॉर्टल के फेसेस तो कॉम्प्लेक्स थे, क्यूआई फा की आँखों में थोड़ी-सी होप थी। गेट से 5 कलर लाइट शाइन हुई और 5 शियांग का सिग्नल मिला। रेड लाइट पहले आई, क्लाउड रेड हो गए। फेंग युआन कहता है हाई लाओलान जाओ। हाई लाओलान बिना एक्सप्रेशन के बाहर उड़ी। फेंग युआन ने उस पे किलर मूव यूज़ करा, वो गेट के सामने लैंड हुई। रेड लाइट ने उसको स्कैन करा कि ये मतलब क्यूआई क्लैन की बंदी है कि नहीं, क्योंकि देखो इस गेट हाउस के अंदर क्यूआई क्लैन वाले ही जा सकते हैं, तो स्कैनिंग होगी। लेकिन तुम सोच रहे हो फेंग युआन कैसे जा पाएगा, तो पिछली लाइफ में भी फेंग युआन आराम से चला गया था, तो इस बार भी अब शायद वो नहीं, पूरी टीम को ही ले जाएगा। रेड लाइट ने अपनी हाई लाओलान को स्कैन करा। क्यूआई क्लैन का इमॉर्टल कहता है इम्पॉसिबल भाई इम्पॉसिबल। दूसरा कहता है उसका ब्लड लाइन एक्सेप्ट कैसे हो गया, वो अंदर कैसे चले गई। तीसरा बंदा कहता है क्या वो शूशियांग ब्लड लाइन डिसेंडेंट है क्या, हाई लाओलान वो भी वही है क्या। तो सब एकदम शॉक में थे। फेंग युआन ने रॉकमैन को इमॉर्टल की तरफ देखा और फेंग युआन कहता है तुम भी जाओ भाई, और उन पर किलर मूव लगा, उनकी ऑरा भी चेंज हुई, येलो लाइट टेस्ट पास हो गया और एकदम उसकी भी एंट्री मिल गई, यानी रॉकमैन तक को एंट्री मिल गई। क्यूआई क्लैन के इमॉर्टल की बॉडी कहाँ गई, वो कह रहे हैं इंसान गया मानते हैं, रॉकमैन तो नॉर्मली क्रॉस रेसेस के चिल्ड्रन होते हैं ना, मतलब वो तो रॉकमैन तो अलग ही चीज़ है, वो रॉकमैन इंसान तो है ही नहीं, वो कैसे पार कर गया? और ये कैसे गेट ने एक्सेप्ट कैसे कर लिया उसको, वो अंदर कैसे जाने दे रहा है? उनकी लास्ट होप भी टूट गई, समझ गए कि सब कुछ फेंग युआन का मेथड का रिजल्ट है। फेंग युआन ने सब कुछ चेंज कर दिया, पूरा गेट हाउस फेंग युआन के कंट्रोल में था। क्यूआई फा के फेसेस पर तो भाई एक खराब सा एक्सप्रेशन आ गया। क्यूआई फा सोच में कहता है अच्छा हुआ मैंने सरेंडर कर दिया। 5 शियांग का जो एग्रीमेंट था, हेवन फॉर्म के जो चांस थे, वो सब तो अब 0 हैं, लेकिन अच्छा सरेंडर पहले कर दिया, वरना तो नहीं करता तो अब तक तो मैं तो खत्म था। इसके अंदर ये होप थी ना कि ये लोग चले जाएँगे भले, लेकिन इनको इनके बारे में तो पता नहीं होगा 5 शियांग के बारे में, कि एंट्री उन्हीं के लोगों की होगी जो 5 शियांग के डिसेंडेंट होंगे। यानी एक ही ब्लड लाइन वाले लोगों की एंट्री हो सकती है। लेकिन भाई इनको क्या पता फेंग युआन के पास कैसे मेथड हैं। सब अब क्लियर हो चुका था और अजीब से लुक के साथ थे। फेंग युआन फुली प्रिपेयर्ड था। जो बोला था प्रीवियस लाइफ के बारे में सब सच लग रहा था। क्यूआई क्लैन का इमॉर्टल सोच में कहता है प्रीवियस लाइफ में भी उसने हेवन फॉर्म लिया होगा। तो दूसरा इमॉर्टल सोच में कहता है 1 मिनट, स्प्रिंग बॉटम सिगारेट से बार-बार रीसेट कर रहा है क्या? वो रीस्टार्ट करता है क्या? और उसको रोकेगा भी कौन अगर वो कर भी रहा है तो? एशिएंट बेड का फ़ायदा तो आउटसाइडर ले गया यहाँ पे। सबके इमोशंस तो एक्सट्रीम हो गए थे, गुस्सा, दुःख एकदम टूट चुके थे। वो लोग हाई होप के साथ आए थे, पर एम्बुश हो गया, ट्रेज़र भी चला गया। लेडी व्हाइट रैबिट कहती है, बेचारे लोग, क्या बोले इनका? बाइनिमिंग कहते हैं, फेंग युआन से कम्पीट ही नहीं कर सकते, क्या बेचारे लोग। नेक्स्ट और गु इमॉर्टल गेट टेस्ट पास करके अंदर चले गए। क्यूआई क्लैन के 6 इमॉर्टल को फेंग युआन ने अंदर नहीं जाने दिया, डेक पर ही एकदम बांध के रखा। उनकी जगह लेडी व्हाइट रैबिट, फेरी मियाओइन और क्यूआई शियांग ने एक्सेप्टेंस ले लिया, यानी वो लोग चले गए इनकी जगह पर। फेंग युआन और बाई निमिंग सब भी यहाँ पे साथ में एंटर हो गए। मैरिड एयर फ्लाइंग वॉरशिप और क्यूआई क्लैन कैप्टिव्स, फेंग युआन ने सबको अपने इमोर्टल प्राइमेसी में स्टोर कर लिया। अब सीन यहाँ पे शिफ्ट हुआ। विजन चेंज होते ही बाय निमिंग ने फोकस करा और अपने आसपास देखा कि क्या सीन है। बाय निमिंग ने सोच में अपनी कहा, ये 5 शियांग ग्रोटो हेवन है क्या? तुरंत ही उसके माइंड में इंफॉर्मेशन आ गई। 5 शियांग की अरेंजमेंट समझ आ गई। ये पब्लिक ग्रोटो हेवन था। हेवन सर्वेइंग 5 शियांग ने अपने ग्रोटो हेवन का एक हिस्सा देकर ये जगह बनाई थी। टोटल 5 सेगमेंट थे, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते थे, सिर्फ सेंटर माउंटेन ही शेयर्ड था, अदरवाइज कोई भी कनेक्ट नहीं था। ऐसा मान लो कि मैं अगर तुम्हें बताऊं तो ऐसा मान लो एक पानी का समुंदर है, एक समुंदर, समुंदर के ना
5 कह रहा हूँ 4 कोने हैं। 1 कोना, 2 कोना, 3 कोने, 4 कोने। 4 कोने पे 4 अलग-अलग आइलैंड हैं और चारों आइलैंड के बीच में जो स्पेस है ना, वहाँ पे एक छोटा वाला आइलैंड है और वो मेन जगह है, उसे सेंटर कहा जाता है। ये चारों आइलैंड से एक-एक ब्रिज जाता है सेंटर वाले पे और कनेक्ट होता है। ऐसे टाइप का इनका अरेंजमेंट था। सेंटर माउंटेन रेंज ही बस कनेक्ट था। बेड का ट्रेज़र सेंटर में था, जो गो इमॉर्टल गेट हाउस से अप्रूव्ड है और यहाँ टेलीपोर्ट हुआ है, वो ट्रेज़र ले सकता है। रास्ते में रिसोर्स भी सेट किए गए थे ताकि वो रिसोर्स भी ले सके। स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट ले सकते हैं, पर सब खत्म ना करें ताकि फ्यूचर में ग्रो हो सके दोबारा से। बाई निमिंग फेंग युआन को बताने वाली थी। फेंग युआन कहता है मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। वो चुप हो गई, उसने बोला ही नहीं। पिछली लाइफ में फेंग युआन गेट हाउस टेस्ट में फेल हुआ था, डिस्गाइज पकड़ा गया था। फिर उसने विज़डम लाइट से किलर मूव डिड्यूस करके डिस्गाइज से एंट्री ले ली थी। तब एंट्री के बाद इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं मिली थी, बाई निमिंग नहीं बताया था, लेकिन इस लाइफ में फेंग युआन पहले से प्रिपेयर्ड था, तो सब कुछ उसे पता ही था। इस बार फेंगियो ने किलर मूव अपग्रेड किया था। खुद पर और दूसरों पर भी ऐसा बनाया था ताकि दूसरे लोग भी पकड़े ना जाए और उनको ऐसा ही लगे कि भाई ये बंदे अपने ही हैं, 5 शियांग के ही ब्लड लाइन वाले हैं, तो उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। फेंगियुआ ने कहा सीधा सेंटर पीक ही चलते हैं। इस बार कोई भी कंपटीशन नहीं था, क्यूआई क्लैन पहले ही कैप्चर हो चुका था। पूरा ग्रोटो हेवन ही अब उसका था फेंगियुआन का। वो रिसोर्स कलेक्ट करते हुए स्लो भी जा सकता था, पर उसको पता था कि सेंटर इमॉर्टल गो हाउस कंट्रोल एरिया है, यानी सेंट्रल वाला जो एरिया होगा, सेंटर में जो एरिया है वो कंट्रोल एरिया है। उसका कंट्रोल मिला तो बाद में रिसोर्स मूवमेंट ईजी होगा। फ्लाई करते वक्त बाइंडिंग शॉक हो गई, बहुत रिसोर्स पॉइंट थे। आइस मिरर स्नो लोटस था, 100 एयर प्रोफाउंड आइस थी, 1000 एयर प्रोफाउंड आइस थी, मिथिकल फ्रॉस्ट वाटर था, हेवन क्राफ्ट डिवाइन जेड था, जेड फ्रॉस्ट एंटीलॉप्स था। लार्ज पॉइंट्स नहीं थे, पर स्मॉल मिड पॉइंट्स बहुत डेंस और हैवी स्टॉक था यहाँ पे, क्योंकि ये जगह करीबन 100 साल से मतलब ओपन नहीं हुई थी और 100 साल में बहुत कुछ यहाँ पे बन चुका था, कलेक्ट हो चुका था। बहुत बड़ा स्टॉक बन चुका था। बाइनमी को जेलिसी फील हुई। सब रिसोर्स फेंगयुआन के सवेनियर रिमोटर प्राइमेसी में जाएंगे। अगर उसको मिलता है तो उसकी वेल्थ मल्टीप्लाई हो जाती, कुछ ज़्यादा ही मल्टीप्लाई हो जाती। फेंगयुआन के लिए तो ये सिर्फ छोटा सा बोनस था। जर्नी एकदम स्मूथ रही। दोनों एकदम सेफली सेंट्रल माउंटेन रेंज पहुंच गए थे। पिछली लाइफ में क्यूआई क्लैन ने यहाँ बीस्ट टाइड क्रिएट करके दो इमोरल सोल कह रहा हूँ सॉरी, दो इमोरल डेसोलेट बीस्ट से उनको ब्लॉक किया था। अब क्यूआई क्लैन के सारे मेंबर तो पहले ही पकड़े जा चुके हैं, कोई ऑब्स्टिकल है ही नहीं, आराम से जाओ। माउंटेन के टॉप पर ना पैलेस था, नॉर्मल नहीं था। फेंगयुआन को इंटरेस्ट नहीं आया और पैलेस के बाहर ऑलरेडी उसके सबऑर्डिनेट्स गुई मॉडल प्रेजेंट थे। वो पहले एंटर हो चुके थे, सबने रिस्पेक्ट दिया और रूट क्लियर करा फेंगयुआन के जाने के लिए। फेंगयुआन ने चेक करा, सब नॉर्मल था। वो सबको हॉल के अंदर ले गया। हॉल के सेंटर में हेवन फॉर्म था। शेप था एक वन लेग्ड वाइट क्रेन, प्योर वाइट था, एकदम फेदर्स थे और रेड बेक था उसका। और यहाँ बेक मीन्स उसकी जो चोंच होती है ना, उसको बेक कहते हैं। नेक झुकी हुई थी, विंग्स फोल्ड थे, आईज उसकी बंद थी जैसे वो सो रहा हो। क्रेन टाइप का था ये। सबको स्ट्रॉन्ग रैंक 9 का ऑरा फील हो रहा था। इमॉर्टल शॉक और खुशी से एकदम रिएक्ट कर गए। सबने क्रेन के अराउंड बैठकर अपनी विल उसमें सैंड करी। गेट हाउस ब्लड लाइन चेक करता, पर हेवन फॉर्म पर रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई भी विल उसके अंदर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली, थीविंग हेवन डीमन वनरेबल का मैसेज था। उसने इमोरियल व्हाइट हेवन में नेचुरल हेवनली स्पिरिट पकड़ा था। पावर होने के बाद भी डायरेक्ट डिफाइन नहीं कर पाया था, इसलिए हेवन फॉर्म किलर मूव डिजाइन करके हाफ इनहेरिटेंस फ्यूचर लकी पर्सन के लिए छोड़ दी थी। बाद में 5 शियांग ने इस इनहेरिटेंस पर एशियंट बेट लगाया था कि आगे जाके हमारे डिसेंडेंट में से किसी एक को ये चीज़ मिलेगी। सब इमोर्टल्स इंप्रेस हो गए थे। फेंगयुआन ये सब पहले से सुन चुका था, पर अब उसको हेवन फॉर्म की नेचर और क्लीन तरीके से समझ आ गई थी एकदम। पिछली बार भी सुन चुका है, लेकिन एक बार और अगर सुन लेगा तो और अच्छे से समझ आ जाएगा, तो वही बात थी। ये सब होने के बाद फेंगयुआन यहाँ पे सोच रहा था। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है थीविंग हेवन डीमन वनरेबल के किलर मूव्स घोस्टली कंसीलमेंट थे, डिवाइन कंसीलमेंट था, हेवन फॉर्म था, सब लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, टूटते नहीं हैं। फेंगयुआन ने आगे कहा पहले लगा ये सिर्फ उसका स्टाइल है, पर फेट गू रिस्टोरेशन के बाद देखा जाइंट सन प्रिमोडियल ओरिजिन लिमिटलेस सबके पास ऐसे मेथड थे। फेंगयुआन ने कहा ये पाथ या पर्सन का मैटर नहीं है, यानी मतलब ये कोई पाथ या पर्सन का मैटर नहीं है, अटेनमेंट लेवल का मैटर है। ये जो चीज़ बनी थी, ये मतलब कोई जो बना पाया, घोस्टली कंसीलमेंट, डिवाइन कंसीलमेंट, हेवन फॉर्म, ये जैसे किलर मूव होते हैं, जैसे लिमिटलेस के पास था, प्रिमोडियल के पास था, जायंट सन के पास था, ऐसे मूव जो मतलब होता है ना, ये एसेंस वैसेंस से नहीं लेते, ऑटोमेटिक एक्टिव रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, कोई इनके अंदर चीज़ें डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक एक्टिव रहते हैं। तो ये जो मूव होते हैं ना, ये वाले मूव ना, अटेनमेंट लेवल तुम्हारा हाई होगा ना, तब मैटर करता है, तुम ऐसे चीज़ें तब समझ पाओगे, बना पाओगे, तब कुछ हो पाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ थी। उसने गैस से बनाया, मतलब गैस बनाया, सोचा। फेंगयुआन ने कहा कि
मास्टर लेवल एक तरीके से इनिशियल स्टेज है और ग्रैंड मास्टर दूसरे पाथ से मिमिक करता है। ग्रेट ग्रैंड मास्टर नेचुरल दाव मार्क का यूज़ करता है और जो सुप्रीम ग्रैंड मास्टर होते हैं वो किलर मूव्स को इनडिफिनाइट रन कर सकते हैं, यानी एक तरीके से मतलब जितने बहुत ज़्यादा मतलब इनफिनाइट तरीके से रन कर सकते हैं। ना उसमें इमोर्टल एसेंस डालो ना कुछ डालो, वो अपने आप रन करते रहेंगे। एक ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट चला दी है जो चलती रहेगी, ऐसे टाइप की कोई चीज़ थी। समझ रहे हो? मास्टर लेवल होता है इनिशियल स्टेज। मास्टर लेवल में बस कुछ ज़्यादा नहीं होता, बस थोड़ी बहुत नॉलेज होती है तुम्हें। जब तुम ग्रैंड मास्टर बनते हो तो तुम दूसरे पाथ को मिमिक कर सकते हो। समझ आता है तुम्हें वो पाथ क्या है, दूसरे पाथ को मिमिक करना, ये एबिलिटी। जब तुम ग्रेट ग्रैंड मास्टर बनोगे तब तुम नेचुरल दाव मार्क, ये जो नेचर के अंदर दाव मार्क्स है ना, उनका यूज़ कर पाओगे। नेचर को समझ पाओगे कि ये जो दाव मार्क है क्या सीन चल रहा है इनका, ये कैसे ग्रेट दाव से कनेक्ट है, ग्रेट दाव कैसे नेचुरल दाव मार्क में उंगली करता है, नेचर ये कैसे काम करता है, नेचुरल दाव मार्क का यूज़, ये सब समझ पाओगे। और जब तुम एकदम पीक सबसे ऊपर पहुंचोगे सुप्रीम ग्रैंड मास्टर पर, तब किलर मूव्स, जो भी किलर मूव्स बनते हैं जो इनफाइनाइट रन कर सकते हो, तुम उनको बना पाओगे, उनको समझ पाओगे, उनको क्रिएट कर पाओगे। ये तुम्हारी एबिलिटी होगी। वो श्योर था कि ये गेस सही है। कुछ घंटों बाद फेंगयुआ ने हेवन फॉर्म के अंदर बची हेवंसविल को खत्म कर दिया। पिछली लाइफ में ये हेवंसविल ने क्यूआई क्लैन को ट्रिक किया था। इस बार फेंगयुआन के पास ज्यादा विल्स कंट्रोल थी, इसलिए डायरेक्ट ही एक्सट्रीमेट कर दिया, हेवंसविल को हटा ही दिया यहाँ से फेंगयुआन ने। कोई मिसहैप या कोई मतलब कोई कचड़ा यहाँ पे हुआ नहीं, कोई मतलब रायता नहीं फैला। पहले उसको बाइनेमिंग के बिट्रेयल का डाउट था, इस बार ज़्यादा लॉयल सबऑर्डिनेट्स थे, वेरिएंट ह्यूमन गो इमॉर्टल थे, फुली ओबीडिएंट थे, शैडो सेट के भी लोग थे, डरे हुए भी थे। तो कोई जाएगा नहीं फेंग युआन के अगेंस्ट। हेवन फॉर्म के अंदर सिर्फ हेवंसविल ही नहीं बल्कि 5 शैंग डिसेंडेंट की हजारों सालों की विल्स भी थी। सबको हटाना जरूरी था। फेंग युआन प्रिपेयर्ड था, मॉडिफाइड किलर मूव यूज किए और मेन मेथड था विजडम पाथ का, विजडम स्वॉर्ड इमॉर्टल गू उसके ऊपर बेस्ड था तो उसका यूज करा। फेंग युआन ने आगे कहा, पहले सिर्फ विजडम स्वॉर्ड गू से काम करा था लेकिन स्लो था, लेकिन अब विजडम स्वॉर्ड को यूज करके किलर मूव बनाया, उस किलर मूव के साथ मैंने अटैक करा है तो यहाँ पे फास्ट कंट्रोल मिलेगा और इजीली काम हो जाएगा। उसने हेवन फॉर्म स्टोर कर लिया, इमॉर्टल गु हाउस नहीं लिया, सबऑर्डिनेट्स को बोला रिसोर्स शिफ्ट कर दो। इमॉर्टल गु हाउस को छोड़कर बाकी सब वो ले रहा था। 5 शैंग ग्रोटो हेवन 9 हेवन फ्रेगमेंट एब्जॉर्ब कर चुका था। नो ट्रिबुलेशन पर एनेक्स नहीं हो सकता। सही बात है, देखो अगर तुम कोई ग्रोटो हेवन लेना चाहो तो तुम ग्रोटो हेवन ले सकते हो, लेकिन कोई ऐसा ग्रोटो हेवन तुम नहीं ले सकते जिसके अंदर 9 हेवन का फ्रेगमेंट हो, क्योंकि अगर जहां तुमने ये एनेक्स करने की कोशिश करी, पहली बात तो एनेक्स होगा नहीं, लेकिन अगर सोचो तुमने एनेक्स करा तो तुम्हारे ब्लेसलैंड के ऊपर भी फ्रेगमेंट अटैच हो जाएगा और जैसे फ्रेगमेंट अटैच हुआ तुम्हारे ब्लेसलैंड के ऊपर कभी, ब्लेसलैंड या ग्रोट हेवन के ऊपर कभी कोई कैलेमिटी नहीं आएगी, और अगर कैलेमिटी नहीं आएगी तो दावमार्क कहाँ से मिलेंगे, दावमार्क नहीं आएंगे तो कल्टीवेशन कहाँ से होगा, कल्टीवेशन नहीं होगा तो तुम तो खत्म भाई, वहीं पे तुम्हारी चीजें स्टॉप हो गई, रुक गई सब कुछ। अरेंजमेंट्स के बाद सबको लेके वो क्यूआईसी ग्रोट हेवन गया। वहां एक रैंक 6 क्यूआई क्लैन गुइमोटो गार्ड था। टॉप एल्डर्स ऑलरेडी सरेंडर कर चुके थे। गार्ड शॉक में एंट्री दे दी जब क्यूआई क्लैन ने हेवन फॉर्म किलर मूव देखा। लास्ट होप भी खत्म हो गई। पिछली लाइफ में बाइंडिंग ने यहाँ अटैक किया था, अनलिमिटेड क्यूआईसी ने काउंटर किया था। इस बार हेवेली स्पिरिट तो सो रही थी, कोई उंगली ही नहीं हुई। वेरिएंट ह्यूमन गुइमोटो कहते हैं, लॉर्ड रिसोर्स कैसे मूव करे, ये रिसोर्स मूव कैसे होंगे, बहुत सारे हैं यहाँ तो। क्यूआई क्लैन के इमॉर्टल कहते हैं, हम डिफेंड कर लेंगे, हमें भी बोल दो। फेंगयुअन हंसा, कहता है नहीं नहीं तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं पूरा का पूरा क्यूआईसी ग्रोटा हेवन ही उठा दूंगा और एनेक्स कर लूंगा। उसका क्यूआई पाथ लेवल ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर था। टाइम रिवर ट्रिप के बाद ड्रीम रेलम एक्सप्लोरेशन से क्यूआई पाथ का ग्रेट ग्रैंड मास्टर बन चुका था भाई। इस लेवल पर वो क्यूआईसी ग्रोटो हेवन एनेक्स कर सकता था। एनेक्स स्टार्ट हुआ, हेवेली स्पिरिट जाग गया, पर फेंगयुआ ने तुरंत ही उसे सप्रेस कर दिया। हेवेली स्पिरिट ने क्यूआई क्लैन को डांटा। उसके फेस पर एकदम खराब सा लुक था कि बताओ हमारे ही बंदे दूसरों के हाथों मतलब स्लेव बन गए और यहाँ पे लेके आ गए इसको, और उनकी होमलैंड सवीनर एमटर प्राइमेसी में मर्ज हो गई। मैसिव क्यूआई पाथ रिसोर्स मिले। काउंट, अगर काउंट देखा जाए तो काउंट के बाहर थे वैसे, लेकिन अगर देखा जाए सबसे बड़ा गेन तो यहाँ पे अनलिमिटेड क्यूआईसी किलर मूव मिला। इसमें से भी रैंक 8 का बिग क्यूआई गू मिला, रैंक 7 का बिग फैमिली क्यूआई गू मिला, और काउंटलेस क्यूआई मटेरियल मिले जैसे मेटल क्यूआई, वाटर क्यूआई, फायर क्यूआई, लक क्यूआई, डिवाइन क्यूआई, सब इंक्लूड थे। पिछली लाइफ में फेंगयुआ ने सबको तोड़ दिया था। इस बार क्यूआई पाथ की फाउंडेशन स्ट्रांग थी, इंटैक्ट रखी और अच्छे से ले ली। पिछली बार देखो लड़ाई हुई थी, इस बार कोई लड़ाई नहीं हुई। और एक्स्ट्रा गेन भी मिला था, 1 मिलियन क्यूआई पाथ के दाव मार्क मिले थे। उसका क्यूआई पाथ का फाउंडेशन स्काई लेवल तक जंप कर गया था। भाई अपना क्यूआई पाथ में बन चुका है खतरनाक। अब देखेंगे ड्यूक लॉन्ग भिड़लियो, टीएम का बदला लेंगे भाई। पर्पल माउंटेन ट्रूमनार्क, अब देख तू ड्यूक लॉन्ग के कैसे लगने वाले हैं। फील्डिंग सेट है भाई ड्यूक लॉन्ग की।
इसी के साथ सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है। सीन दिखाया जाता है सवेने रिमोट प्राइमेसी के अंदर मिनी व्हाइट हेवन। ड्रैगन मैन क्लोन ने स्माइल करके हाथ आगे बढ़ाया। सामने एक छोटा सा एक अजीब सी चीज खड़ी थी। वो एक फाउन टाइप का कुछ था। फाउन ने हेड झुकाया और अपनी मतलब छोटी सी पिंक टंग से उसके पाम को लिक करा। फाउन कहता है, मास्टर ये एक नॉर्मल फाउन नहीं था। ये क्यूआई शियांग की ऑब्सेशन और ग्रुटो हेवन की हेवनली पावर से बना हुआ क्यूआई सी हेवनली स्पिरिट था। फाउन कहें क्या इसको? क्रेन कहेंगे ज्यादा बढ़िया लगेगा यार, क्रेन अच्छा लगता है। तो क्रेन था ये। स्नो वाइट बॉडी, गोल्डन आईज, ब्लैक और बैक पे रेड राइट कह रहा हूँ सॉरी, यहाँ पे बैक के राइट साइड पर ना डीप एक घाव भी था। हड्डी तक दिख रही थी उस घाव से। और पेट तक इसका स्क्रैच आगे तक गया हुआ था और दाव मार्क से भरा हुआ था। ड्रैगन मैन क्लोन ने कहा, तुम्हारी इंजरी बहुत हैवी है, मेरे मेथड शायद काम ना करें। ये वुंड उसको तब लगी थी जब उसने अनलिमिटेड क्यूआईसी यूज करके ट्रिबुलेशन रोकी थी। पिछली लाइफ में बाइंडमिंग के अटैक टाइम वो इंजर्ड था और एक तरीके से फोर्स वाले तरीके से जगाया गया था, जबरदस्ती जगाया गया था। हेवली स्पिरिट स्पेशल एग्जिस्टेंस होता है, ऑब्सेशन प्लस हेवली पावर का फ्यूजन होता है। इसको हील करने के लिए विजडम पाथ मेथड बेस्ट होते हैं। फेंगयुआ ने ट्राई करा, सक्सेस नहीं मिला था। रिफाइनमेंट मेथड स्ट्रॉन्ग थे पर रिस्की थे। ज़्यादा पावर से हेवली स्पिरिट मर भी सकता था, इसलिए यूज़ नहीं किया था। अभी फेंगयुआन इसको हील नहीं कर सकता था। फिर भी ये जो क्रेनिया फाउंड था खुश था, एनेक्स होने के बाद भी जिंदा था। हेवली स्पिरिट भी सर्वाइवल इंटैक्ट तरीके से इंस्टेंट फॉलो करते हैं। नहीं, जिंदा रहना तो उनकी भी होती है ना कि यार हम भी जिंदा रहें, तो वो जिंदा था यहाँ पे। याद अगर तुम्हें अगर बात याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ। फेंगयुआन अगर कोई भी एनेक्स करता है, चाहे ब्लेस लैंड हो चाहे ग्रुटावन हो, उसकी जो ब्लेस लैंड की चाहे स्पिरिट कह लो या ग्रोटो हेवन की हेवनली स्पिरिट कह लो, दोनों की दोनों स्पिरिट जिंदा रहती हैं। सूटेबल मास्टर को फॉलो करते हैं। ग्रोटा हेवन परसीव करना चाहते हैं, उनकी भी ये विल होती है कि हम भी देखें अपने मास्टर को फॉलो करें, देखते रहें उनको कि कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी मदद करें और साथ में ग्रोटो हेवन देखें कि कैसे कैसे उनकी प्रोग्रेस बढ़ रही है। इसलिए वो चाहते हैं जिंदा रहें। लेकिन जब भी कोई बंदा मतलब एब्जॉर्ब करता है या लेता है, समा लेता है, दूसरे लोग भी समा सकते हैं इन चीज़ को, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन भाई उनको मेहनत लगती है, दिक्कत होती है। वो छोटे मोटे हिस्से कोई एब्जॉर्ब कर पाते हैं और अगर एब्जॉर्ब करते हैं तो भाई हेवनली स्पिरिट या जो भी स्पिरिट होती है वो सब मर जाती है, नहीं हो पाता। लेकिन फेंगयुआन करता है तो सब कुछ हो जाता है। फेंगयुआन लैंड स्पीड और हेवनली स्पीड के मतलब ये जो सोच थी उनके ऊपर सोच रहा था कि ये मतलब क्या सोच रहे होंगे। नॉर्मली एनेक्स होने पर लैंड स्पीड मर जाता है, पर सवेना रिमोट प्राइमेसी में ये रूल ब्रेक हो रहा था। रीजन अननोन था, शैडो सेक्टर रिकॉर्ड्स में भी नहीं था, शायद स्पेक्टर सोल ने हाइड किया हो या उसको भी फुल रिजल्ट पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जैसे नया इमॉर्टल को रिफाइन करने पर सब डिटेल्स तुरंत क्लियर नहीं होती, यूज़ करते टाइम ही समझ आता है कि क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। अब फेंगयुआन के सवेरियन रिमोट प्राइमेसी में बहुत सारे लैंड स्पीड थे, हेवनली स्पीड भी थे। लैंड स्पीड ज़्यादा थे। सबसे स्पेशल लांग या लैंड स्पीड था जो 2 ऑब्सेशन से बना था। स्नेक स्टार कोर और ब्लैक हाउंड टाइप अलग 2 फॉर्म थे उसके। सब अपने एरिया मैनेज कर रहे थे। फेंगयुआन ने उन्हें किल नहीं किया था, परसीव किया था। फ्यूचर में उनका लॉजिक समझेगा। इस रीज़न से क्यूआईसी हेवनली स्पीड को भी बचाया था। क्यूआईसी ग्रोटो हेवन एनेक्स होने के बाद मिनी व्हाइट हेवन में प्लेस कर दिया गया था इसको। अब सवीना रिमोट प्राइमेसी में 4 चेंजेस शुरू हुए थे। मतलब चेंजेस कह रहा हूँ, 4 सॉरी कह रहा हूँ, क्लियर चेंजेस शुरू हुए थे। क्लियर चेंजेस मीन्स हर टाइप का क्यूआई ग्रो और मिक्स होने लगा था। व्हाइट हेवन में सबसे ज़्यादा था यहाँ पे। व्हाइट हेवन बहुत बड़ा था, स्प्रेड होने लग गया था, बड़ा होने लग गया था। बाकी बाकी भी देखो मिनी हेवन्स हैं, बाकी के जो 8 हेवन्स हैं, मिनी हेवन्स हैं, अपने कलर के साथ बने हुए थे, लेकिन व्हाइट हेवन तो और ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था, बड़ा हो रहा था, बढ़िया लग रहा था। अभी क्लाउड्स फॉग जैसे थे और क्लाउड सॉइल नहीं बने थे, ये सिर्फ एक स्टार्ट था। यानी अब ग्रोथ स्टार्ट होने वाली थी व्हाइट हेवन की, क्योंकि इसके अंदर अपना क्यूआईसी ग्रोथ हेवन मिक्स हो गया है ना, इसके लिए। फेंगयुआन ने यहाँ पे डिडक्शन किया। फेंगयुआन अपनी सोच में कहता है, हर जगह अलग क्यूआई टाइप अपीयर होंगे। मोस्टली मॉर्टल क्यूआई मटेरियल होगा और अगर आगे देखा जाए तो इनफ गैदर होंगे, पर क्यूआई पाथ इमॉर्टल मटेरियल बनेंगे धीरे-धीरे। अभी तो पहले वो मॉर्टल लेवल पे आएँगे, फिर जब बहुत सारे गैदर हो जाएँगे मॉर्टल मेटल, बहुत सारे मॉर्टल मॉर्टल बन जाएँगे, तब जाके उनमें से कोई एक इमॉर्टल बनेगा, फिर धीरे-धीरे बाकी इमॉर्टल बनेंगे। फेंगयुआन आगे सोच में कहता है, स्टेबल होने पर रिसोर्स पॉइंट फॉर्म होने लग जाएँगे और धीरे-धीरे स्मॉल ग्रोथ लार्ज ग्रोथ बन जाएगी और लार्ज ग्रोथ से एक रिसोर्स पॉइंट बन जाएगा, फिर वो जाके स्मॉल रिसोर्स पॉइंट से लार्ज रिसोर्स पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेचुरली लार्ज रिसोर्स पॉइंट बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है विदाउट मैनेजमेंट। ये सब चेंज हुआ क्योंकि 1 मिलियन क्यूआई पाथ दाओमाक ऐड हुए थे। क्यूआई सी ग्रोटो हेवन से एनेक्स होने के बाद दाओमाक पूरे मिनी हेवन या
पूरे मिनी 5 रीजन और 9 हेवन्स के अंदर स्प्रेड हो गए थे। और हर एनेक्सेशन पर यानी जितने भी अब्ज़ॉर्ब करने के बाद दामाक मिलते हैं, वो सारे के सारे एनवायरनमेंट में शिफ्ट होते हैं। यानी सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि मिनी व्हाइट हेवन के अंदर ही क्यूआई सीक्रेट हेवन को रखा गया है, तो मिनी व्हाइट हेवन ही डेवलप होगा, बाकी हेवन डेवलप नहीं होंगे या बाकी रीजन डेवलप नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ही डेवलप होगा। एग्ज़ाम्पल यही था कि देखा ही होगा तुमने 5 रीजन के अंदर क्यूआई वाली जो हवा थी वो बहने लग जाएगी, क्यूआई चीज़ें बढ़ जाएँगी, क्यूआई से रिलेटेड जो भी रिसोर्स या कुछ भी होगा वो सब बढ़ने लग जाएगा। और आगे बताया जाता है एनेक्सेशन के बाद दामाक मिलते हैं और एनवायरनमेंट शिफ्ट होता है। एग्ज़ाम्पल बीस्ट क्लाइमेटिक रूट हेवन एनेक्स करने पर ट्रांसफॉर्मेशन दामाक मिले थे। लिविंग बीन्स वैरायटी बढ़ गई थी और मिनी नॉर्थर्न पैंस में फॉक्सेस म्यूटेट होने लग गए थे। रेड, ग्रे, वाइंड क्लाउड और स्पेशल वेरिएंट्स भी यहाँ पे डेवलप होने लग गए थे क्योंकि दामाक बढ़ गए थे और पूरे के पूरे हर रीजन में ऐसा फ़र्क पड़ा था। और यहाँ पे शिया चाक रूट हेवन एनेक्स करने पर टाइम पाथ के दामाक मिले थे। रिवर ऑफ टाइम का ट्रिब्यूटरी बहुत बड़ा हो गया था फेंगयुआन के पास जो ट्रिब्यूटरी अंदर है उसके। फेंगयुआन टाइम रेट कंट्रोल ज़्यादा रेंज में कर पा रहा था, बढ़िया तरीके से कर पा रहा था। और ये जो पूरा गेम था ना दाओमाक का ही था, लेकिन ना ये कभी-कभी दिक्कत भी दे जाता है। मीन्स ये होता है कि अगर तुम दाओमाक को एब्ज़ॉर्ब करोगे यार दाओमाक तुम्हारे प्राइमेसी के अंदर या इमॉर्टल प्राइमेसी या ग्रो टू हेवन के अंदर बढ़ेंगे, तो चेंज बहुत बड़ा आएगा। ऐसा मान लो जैसे कोई बंदा गाँव में रहता है, गाँव का हवा-पानी अपना पी रहा है, हवा-पानी उससे सूट करता है। जैसे ही वो दिल्ली आएगा तो वहाँ का हवा-पानी कैसे सूट करेगा उसको? चेंज आ जाएगा ना एकदम बहुत खतरनाक वाला। पानी वही है, हवा वही है, लेकिन चेंज आया ना कुछ तो चेंज आया उसके अंदर। छोटे मैटर पे चेंज आए, मैक्रो लेवल पे चेंज आया, लेकिन चेंज तो आया। यही चीज़ें बताना चाह रहा था कि दाव-मार्क जब बढ़ जाते हैं ना, चेंजेस आते हैं, फ़ायदा भी देते हैं, नुकसान भी देते हैं। रैंडम इमॉर्टल प्राइमेसी को एनेक्स करना क्लियरली सेफ नहीं होता। दाव-मार्क बढ़ते ही एनवायरनमेंट ड्रास्टिकली चेंज होने लग जाता है बहुत बड़े लेवल पर। अगर विज़डम पाथ मेथड ना हो तो इमॉर्टल प्राइमेसी का इकोसिस्टम टूट जाता है और सारी एसेट जितने भी एसेट्स होते हैं सब बर्बाद हो सकते हैं। इमॉर्टल प्राइमेसी का फूड चेन टाइट होता है। एक छोटा-सा प्लांट स्पीशीज़ खत्म हुआ तो ऊपर के बहुत सारे स्पीशीज़ क्रैश कर जाते हैं, क्योंकि एक चेन रिएक्शन होता है। तुमने फूड चेन का नाम सुना होगा कि ये चीज़ इसको खाती है, ये चीज़ उसको खाती है, ये चीज़ उसको खाती है। लेकिन अगर इनमें से एक भी चीज़ गायब हो जाए, तो भाई फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी और अगर जैसी फूड चेन डिस्टर्ब हुई, बाकी चीज़ों ने खाना मिलेगा नहीं और पूरी की पूरी साइकिल ही खराब, खत्म पूरी साइकिल। ऐसा ही तो होता है, तो यही चीज़ समझाना चाह रहा था। फेंगियोन को फ़ायदा इसलिए मिला क्योंकि उसका सवीनर इमॉर्टल प्राइमेसी बहुत बड़ा था, बहुत ह्यूज था। स्प्रेड होने से इम्पैक्ट नेग्लिजिबल था, यानी इतने बड़े लेवल पे स्प्रेड हुआ है तो धीरे-धीरे करके कम ही हो जाएगा। एक छोटा-सा बूँद पानी पूरे कुएँ को थोड़ी ना बर्बाद कर पाएगा। मतलब एक्सेप्शनल है, ज़हर थोड़ी ना है वो, काम ही की चीज़ है, तो इतना इम्पैक्ट नहीं देगा। नॉर्मल गुई इमॉर्टल के प्राइमेसी छोटे होते हैं और सेम पानी बॉटल में भरो तो फुल और अगर बड़े वास में या बड़े से जग में भरो तो कुछ भी नहीं लगता, वही सेम लॉजिक था। प्लस फेंगिवान का विज़डम पाथ लेवल भी बहुत हाई था। अगर चेंजेस आए भी तो हैंडल कर लेगा। फेंगिवान ने कहा शियाचा ग्रो टू हेवन एनेक्स करना मैनेजेबल था, पर क्यूआईसी ग्रो टू हेवन के मिलियंस दाव मार्क थे। ये रियल बिग चेंज है। और यहाँ पे शियाचा के पास तो सिर्फ 70,000 टाइम पाथ के दाव मार्क थे। बीस्ट कैलेमिटी ग्रो टू हेवन के पास बस 1 लाख थे ट्रांसफॉर्मेशन पाथ के दाव मार्क। क्योंकि एक मेरिट ट्रिब्यूलेशन पास की थी इसलिए 1 लाख थे। लेकिन भाई क्यूआईसी ग्रो टू हेवन के पास भी बहुत बड़े लेवल पर है ना इसलिए। और यहाँ पे क्यूआई शियांग बहुत पावरफुल था। 5 शियांग ने 2 हेवन से डोमिनेट किए थे, ह्यूज फेम था और क्यूआईसी ग्रोट हेवन ने 9 हेवन के फ्रेगमेंट अब्सॉर्ब नहीं किया था, इसलिए एंडलेस ट्रिब्यूलेशन फेस की थी। हज़ारों सालों से 10 प्लस मेरिट ट्रिब्यूलेशन पास की थी और हर एक करीबन 1 लाख दाव मार्क देती थी, यानी करीबन 10 लाख मतलब 10 लाख मान के चलो, हाँ 10 लाख बहुत बड़ी बात थी। लाइफ एक्यूमुलेशन ऐड करके करीबन 1 मिलियन प्लस क्यूआई पाथ के दाव मार्क थे, ऐड हो चुके थे कि मैसिव अचीवमेंट था, बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मैरिट ट्रिब्यूलेशन रैंक 8 को भी हरा देती है। क्यूआईसी ग्रोथ टू हेवन सर्वाइव कर रहा था, मेनली अनलिमिटेड क्यूआईसी किलर मूव की वजह से, बस और कोई रीज़न नहीं था। हेवनली स्पिरिट इसको कंट्रोल करता था। रैंक एट इमॉर्टल एसेंस प्लस क्यूआई कंजप्शन से ट्रिब्यूलेशन पास होती थी। फेंगयुआ ने कहा अनलिमिटेड क्यूआईसी सिर्फ इमॉर्टल एसेंस नहीं, क्यूआई भी कंज्यूम करता है। कॉस्ट कम होती है पर पावर ज़्यादा होती है। क्यूआई क्लैन हज़ारों साल से अलग-अलग क्यूआई कलेक्ट कर रहा था। बीस्ट कैलेमिटी ग्रो टू हेवन इसके सामने बस छोटी सी चीज़ है। लांग या ब्लेस लैंड तो बहुत पुराना है पर खुद को ब्लेस लैंड बना लिया था इस चक्कर में कि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और मैरिट ट्रिब्यूलेशन अवॉइड की, इसलिए दाव मार्क कम मिले। उसने किलर मूव से ट्रिब्यूलेशन टाइप कंट्रोल करके वाटर पाथ दाव मार्क लिए और रिफाइनमेंट पाथ के साथ मिलकर वाटर पाथ मिक्स करा, रिफाइन मतलब वाटर पाथ बना। और मैन मेड स्केड्यूल डोमेन बनाने में लांगिया ने बहुत सारे दाव मार्क यहाँ पे खर्च कर दिए थे। देखो लांगिया ब्लेसलैंड बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन भाई क्या है ना उसने बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत पापड़ बेले हैं तब जाके उसकी चीज़ें कम हो गई हैं। इस वजह से अब थोड़ा सा पीछे है, अदरवाइज बहुत लांगिया ब्लेसलैंड तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई।
फेंग युआन ने कहा, अगर मैं क्यूआईसी ग्रोटो हेवन एनेक्स ना करता तो इंजर्ड हेवली स्पिट फाउंड कुछ ट्रिबुलेशन में ही मर जाता। वही जो क्रेन जो भी है, फाउंड जो भी कह लो, मर जाता। ग्रोटो हेवन डिस्ट्रॉय हो जाता। इसलिए लांगे लैंड स्पिट का पास्ट डिसीजन गलत नहीं था। फेंग युआन ने कल्टीवेशन को कंटिन्यू करा। एक साइड क्यूआईसी ग्रोटो हेवन फुल एसिमुलेट करा, दूसरी साइड क्यूआई पाथ किलर मूव की प्रैक्टिस करी। बाशिबा का कंसेक्यूटिव हिट मेथड ट्रस्ट करके ड्रॉप कर दिया। वो जो कंसेक्यूटिव हिट था ना, 18 हिट में बंदा खत्म, वही वाला मेथड टेस्ट कर रहा था फेंग युआन। फोकस उसका बाकी उन चीज़ों पर था, जैसे क्यूआई पाथ किलर मूव था और स्पेशली अनलिमिटेड क्यूआईसी पे उसका ज़्यादा फोकस था। पिछली लाइफ में फाउंडेशन और टाइम कम था, उसने अनलिमिटेड क्यूआईसी डिसमेंटल कर दिया था। अब क्यूआई पाथ ग्रेड ग्रैंड मास्टर था। एनेक्सेशन के बाद ये मूवेबल था, मूव यूजेबल था, सॉरी मूवेबल या यूजेबल कुछ भी कह लो। सवेनियर इमोर्टल प्राइमेसी का टाइम फ्लो अब पहले से फास्ट था, प्रैक्टिस टाइम ज़्यादा मिल रहा था। क्यूआई पाथ फाउंडेशन पीक पर पहुंच रही थी। बैटल स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होते ही पावर ह्यूज जंप करेगी। फेंग युआन ने कहा, क्यूआई पाथ बैटल स्ट्रेंथ बन गई तो ये मेरा मेन ऑफेंस होगा, टाइम पास से भी ऊपर। और मिलियन क्यूआई दावमार्क मजाक नहीं होते। तब ड्रैगन पैलेस को भी सीज करूंगा, मल्टीपल रैंक 8 से भी फाइट करके इमोर्टल हाउस छीन लूंगा। उसकी आंखों में कोल्ड सी प्लानिंग चमक रही थी कि सबको अब दबा देंगे। अब प्रैक्टिस का टाइम देखते हैं। सवेनियन इमोर्टल प्राइमेसी के अंदर फेंग युआन क्यूआई पाथ किलर मूव की प्रैक्टिस कर रहा था। स्काई में कई इमोर्टल गू घूम रहे थे और उनके अराउंड बहुत सारे इमोर्टल गू टॉर्नेडो की तरह घूम रहे थे। टॉर्नेडो में बना हुआ था, एक एस्ट्रल वाइंड भी मिक्स हो रही थी। रैंक 8 इमोर्टल एसेंस यहाँ पे इंजेक्ट हुआ, सब गू वॉर्म की और मर्ज होने लग गई। काफी देर मूव एक्टिवेट नहीं हुआ। फेंग युआन के फोrehead पर एकदम पसीना आ गया और करीबन 10 से ज्यादा सांसों के बाद कंट्रोल यहाँ पे स्टेबल हुआ और किलर मूव फाइनली अब यहाँ पे एक्टिवेट हुआ। क्यूआई पाथ का इमोर्टल किलर मूव हेवनली एस्ट्रल क्लाउड रॉब ये बना। ड्रैगन मैन क्लोन की बॉडी पर एक ग्रे वाइट रॉब अपीयर हुआ और नॉर्मल कपड़े जैसी लगती थी, पर हर थ्रेड एस्ट्रल क्यूआई से बना था। ये रैंक 7 किलर मूव था, पर 1 मिलियन क्यूआई दावमार्क एम्पलीफिकेशन से पावर 1000 टाइम बढ़ गई थी। डिफेंस इंस्पेक्ट करके फेंग युआन इंप्रेस हो गया। फेंग युआन ने कहा, रैंक 8 लेवल डिफेंस पक्का है, विंटर कोट से भी ज्यादा स्ट्रांग है ये तो। रिवर्स स्लो प्रोटेक्शन सील जितना नहीं, पर फिर भी बहुत ह्यूज था, बहुत बढ़िया पावरफुल था ये। रैंक 7 मूव, पर कोस्ट रैंक 7 एसेंस एक तरीके से नहीं थी, रैंक 8 वाली थी। दावमार्क का एम्पलीफिकेशन से पावर रैंक 8 वाली हो गई थी। यानी रैंक 7 मूव था, लेकिन रैंक 7 वाली एसेंस को भी देखो, ये रैंक 7 डालो या रैंक 8 वाला एसेंस डालो, दोनों से काम कर जाएगा, चल जाएगा आराम से। ये है रैंक 7 मूव, इतना ध्यान रखना बस। ये रैंक 7 मूव है, लेकिन पावर रैंक 8 के बराबर थी। फेंग युआन आगे सोच में कहता है, एक मैरिट ट्रिबुलेशन करीबन 80,000 दावमार्क देती है। 3 मैरिट ट्रिबुलेशन करीबन 3 लाख दावमार्क देती ही देती है। और वेनरेबल लेवल मैक्सिमम सॉरी मिनिमम होता है करीबन, मेरे पास 1 मिलियन दावमार्क है तो मेरा हाफ तो मान ही लो। एक रैंक रैंक 9 लेवल फाउंडेशन जैसा तो है ही, पूरा नहीं लेकिन हाफ या थोड़ा सा उतना ऊपर तो मान ही लो। अगर 100% है तो 100% में फेंग युआन का 80-70% तो आ चुका है। वेनरेबल लेवल में 80-70% पावर आ चुकी है। इतना है, 1 मिलियन दावमार्क है फेंग युआन के पास क्यूआई वाले, तो बहुत ज़्यादा था। उसने सोचा, अगर कोर इमॉर्टल को रैंक 8 हो और दावमार्क एम्पलीफाई करे तो क्या रैंक 9 पावर मिलेगी। उसने पास्ट वनरेबल बैटल याद करी और मेन बॉडी डिसीजन भी किए कि मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि मेरे पास देखो 1 मिलियन दावमार्क है, 1 मिलियन दावमार्क है। अगर मेरे पास कोई रैंक 8 किलर मूव है उसका मैं यूज़ करूँ तो ये दावमार्क का बफ डाल के क्या वो रैंक 9 की पावर को दे सकता है। उसने डिडक्शन करा, चीज़ें करी, डिडक्शन करने के बाद हेड शेक करा। उसने कहा, चांस लो हैं, रैंक 9 किलर मूव को रैंक 9 इमॉर्टल को चाहिए। सिर्फ दावमार्क से ब्रेक थ्रू मुश्किल है, शायद 10 गुना दावमार्क कलेक्टिवली जंप हो। यानी 100 मिलियन बोल रहा है, क्या पता नहीं कितना मांगेगा। वो श्योर नहीं था, रैंक 9 लेवल अभी भी एक तरीके से मिस्ट्री थी उसके लिए। थ्योरी यही है कि वेनरेबल स्टार्ट के टाइम पे करीबन उसके पास दाव मार्क होते हैं 3 लाख, 3 लाख दाव मार्क होते हैं, पर रियल हिस्ट्री में वेनरेबल लॉजिक ब्रेक करते हैं। यानी जो तुम लॉजिक लगा रहे हो कि 3 लाख दाव मार्क तो होंगे, 3 लाख से ज़्यादा तो दाव मार्क होंगे ही वेनरेबल के पास, लेकिन शायद ये तो लॉजिक के परे है भाई। ज़रूरी नहीं है 3 लाख हो, क्या पता 3 मिलियन हो, कुछ भी हो सकता है भाई। फेंग युआन ने कहा, लिमिटलेस डीमन वनरेबल गू मास्टर स्टेज में ही इमॉर्टल लेवल दावमार्क रखता था। वनरेबल बनने पर कितने होंगे उसके पास, ये सवाल तो मैं कितनी बार सोचता हूँ कि कितने ज़्यादा होंगे भाई। बाकी वनरेबल्स भी थे, सिर्फ 3 लाख होना यार ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है यार, इतना थोड़ी ना ज़्यादा ही होगा। फेंग युआन ने कहा, इनविंसिबल गू वर्म नहीं होता, इनविंसिबल गू इमॉर्टल होता है। सिर्फ 3 लाख दावमार्क से वर्ल्ड डोमिनेट नहीं होता यार। अभी फेंग युआन खुद वर्ल्ड के टॉप एक्सपर्ट में था, 1-on-1 में बहुत कम लोग ही मैच कर सकते हैं फेंग युआन के, पर उसको लगता था कि उसके ऊपर अभी भी करीबन बहुत बड़े-बड़े पहाड़ हैं। हिस्ट्री के 10 वनरेबल्स हैं, लेजेंड्स के लेजेंड्स भी भरे पड़े हैं इसके अंदर। बाकी सब स्टार्स जैसे थे और ये सब तो मतलब एक तरीके
तरीके से जो उससे पावरफुल लोग हैं वो तो पहाड़ जैसे हैं, उससे भी ऊपर लोग तो भाई एकदम मान लो वेनरेबल है, जो कि लेजेंड्स हैं, जो कि एकदम ऐसा मान लो कि वो सितारे वो हैं, और उससे भी खतरनाक लोग भी ऐसे हैं जो करीबन सूरज जैसे होंगे। वेनरेबल से भी ऊपर कोई लोग होगा क्या? देख रहे हो उसने क्या लाइन फ़ोकस करी, ध्यान से देखो। उसने कहा कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पावरफुल लोग हैं जो पहाड़ जैसे हैं, माउंटेन्स जैसे, और हिस्ट्री में तो 10 वेनरेबल्स भी थे जो कि लेजेंड्स के भी लेजेंड्स थे। बाकी सब स्टार जैसे हैं, पर ये 10 लोग तो सन जैसे थे। ओके, ओके, तो वेनरेबल्स को ये सन जैसा मान रहा है और पावरफुल लोगों को माउंटेन और स्टार जैसा मान रहा है। ओके, मैं कन्फ्यूज़ हो गया था, सॉरी। फेंग युआन भी एक्सेप्शन नहीं था। उसकी करंट पावर भी उसके इनहेरिटेंस की वजह से ही थी। सवेनियर इमॉर्टल प्राइमेसी स्पेक्टर सोल का था। डीमन लव मतलब डीमन वनरेबल का क्रिएशन अभी भी फेंग युआन को हेवन डिफाइंग एडवांटेज दे रहा था। एग्जाम्पल क्यूआईसी ग्रुप टू हेवन उसको मिल चुका था। नॉर्मल केस में कोई एनएक्स नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। सिर्फ प्रिमोडियल ओरिजिन इमॉर्टल वनरेबल जैसा क्यूआई पाथ फाउंडेशन वाला ही इसको कर सकता था, लेकिन भाई फेंग युआन ने कर लिया। इमॉर्टल प्राइमेसी सिर्फ छोटे फाउंडेशन वाले को एनएक्स कर सकते हैं। क्यूआईसी ग्रुप टू हेवन 1 मिलियन क्यूआई दावमार्क वाला था, तो अगर कोई इसे एब्जॉर्ब करना चाहता है तो उसके पास 1 मिलियन से ज़्यादा दावमार्क होने चाहिए। किसके पास थे? किसी के पास नहीं थे। किसके पास आगे होंगे या पिछली बार हो थे? तो बस एक ही बंदा था, वो था पहला वेनरेबल क्यूआईसी वाला। पहला वेनरेबल क्या नाम था? प्रिमोडियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल, वही कर सकता था। लेकिन फेंग युआन ने इसे कर लिया। क्यों? उसको दावमार्क थोड़ी ना चाहिए थे, उसको चाहिए था अटेंडमेंट। फेंग युआन ने अटेंडमेंट को बढ़ाया और कर लिया। भाई खतरनाक चीज़ थी, सारे एब्ज़ॉर्ब कर लिया। और अगर कोई और होता तो भाई हेवी प्राइस देना पड़ता, लॉसेस भी होते, चीज़ें कट होती, बहुत कुछ होता। लेकिन भाई फेंग युआन के पास ह्यूज एडवांटेज था। कन्फ्लिक्टिंग दावमार्क की वजह से उस बंदे को भी दिक्कत होती, फुली गेन नहीं कर पाता, बेसिकली उसके लग जाते, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता अगर एब्ज़ॉर्ब भी कर लेता तो। लेकिन फेंग युआन एक्सेप्शनल था। अगर क्यूआईसी ग्रोटो हेवन को ज़्यादा कट किया जाता तो डैमेज क्रिटिकल हो जाता, एसिमिलेशन वाइंड चलती और बाकी हिस्सा भी डिस्ट्रॉय हो जाता। अगर कोई और बंदा इसको एब्जॉर्ब करता उसको ये सब दिक्कतें आती। पर सवीनियर इमोटल प्राइमेसी बहुत बड़ा था, प्राइमेसी डिवोवर कर सकता था आराम से। फेंग युआन के पास क्यूआई पाथ फाउंडेशन 0 था, फिर भी उसने क्यूआईसी ग्रोटो हेवन एनेक्स कर लिया, जैसे चींटी मतलब एक हाथी को निगल गई हो। सबसे स्कैरी बात, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग दावमार्क, यानी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते उसके दावमार्क। हर दावमार्क परफेक्टली एब्जॉर्ब होता है, जीरो वेस्ट, प्योर हेवन डिफाइंग पावर थी ये। और हेवनली दाव ने इसीलिए इसको अलाउ नहीं किया था। स्पेक्टर सोल को रोकने के लिए अदर वर्ल्डली डीमन फेंग युआन का यूज़ करा था। उसको 500 सालों तक एकदम भाई प्यादा बना के रखा था अपने फेंग युआन को, ताकि वो स्पेक्टर सोल को रोक सके। सवेनियर इमोर्टल प्राइमेसी जितना ब्रोकन लेवल मतलब ब्रोकन ब्रोकन लेवल था, स्पेक्टर सोल उतना ही टेरिफाइंग था। हर रिबर्थ पर फेंग युआन को रेड लोटस डीमन वनरेबल की पावर का डीपर फील होता था। जायंट सन, थीविंग हेवन, जेनेसिस लोटस सबकी फाउंडेशन पर वो चढ़कर करंट डीमन ओवरलॉर्ड बन चुका था। फिर भी गैप विद वनरेबल्स अभी मेजर ही नहीं कर सकते, इनमेरेबल था, मेजर कर ही नहीं सकते। वनरेबल्स यार बहुत ऊंची चीज़ है। फेंग युआन उनको देखकर डिप्रेस नहीं होता था, बल्कि रिस्पेक्ट और एडमायर करता था उन चीज़ों को। फेंग युआन कहता था इतने स्ट्रॉन्ग वनरेबल्स भी इंटरनल लाइफ नहीं पा सके, क्या मैं पा सकता हूँ? चांस ऑलमोस्ट जीरो था। जब तक फेट गू एग्जिस्ट करता है इंटरनल लाइफ अलाउड ही नहीं होगा। ये रेंजो द लेजेंड्स ऑफ रेंजो में कन्फर्म था। फेंग युआन ने कहा इसलिए चेस तो इंटरेस्टिंग होगा ही। वो फिर क्यूआई पाथ किलर मूव ट्रेनिंग पर वापस चला गया। ड्रैगन मैन क्लोन ने हेवली एस्ट्रल क्लॉथ रोब टेस्ट करके ट्रेजर वाले हेवन में चेक किया। क्यूआई पाथ इमॉर्टल एक तरीके से इमॉर्टल मटेरियल खरीदने के लिए कई क्यूआई पाथ किलर मूव में क्यूआई मटेरियल लगते हैं, जैसे कि हेवनली एस्ट्रल क्लॉथ रोब में एस्ट्रल क्यूआई लगती है। इमॉर्टल मटेरियल के दावमार्क यूज करके किलर मूव को चलाना कॉमन है। फॉर्मेशन पाथ ग्रेड ग्रैंड मास्टर मटेरियल से फॉर्मेशन सेट करते हैं, और ओल्ड वाटर पाथ मूव से भी हैवी मटेरियल यूज होते हैं। लेटर कॉस्ट हाई होने से गुवम प्रेफर किए गए थे। यानी एक तरीके से बोला जाता है पहले मटेरियल को भी यूज़ करा जाता था। मटेरियल का यूज़ करके चीज़ों को चलाया जाना, यानी होता नहीं है कि चलने को तो गाड़ी फ्यूल से भी चल सकती है, पेट्रोल से भी चल सकती है, लेकिन कुछ गाड़ियाँ भाई उनसे भी चल जाती हैं, बायोगैस से भी चल जाती हैं, डीज़ल से चल जाती हैं, अलग-अलग ईंधनों से चल जाती है, तो वही बात थी। क्यूआई पाथ में ये ट्रेड सबसे स्ट्रॉन्ग था। लो अटेनमेंट वाला गो मास्टर भी क्यूआई मटेरियल से किलर मूव चला सकता है। क्यूआई मटेरियल सबसे ईज़ी हैंडल होते हैं। फेंग युआन तो रिच था, डायरेक्टली बाय करने लग गया। फेंग युआन ने कहा प्रोफाउंड यिन क्यूआई और माइनर सन क्यूआई, एस्ट्रल क्यूआई, डोमिनेशन क्यूआई सब ले लो। और फेंग युआन ने आगे कहा 1 मिनट, ब्लड क्यूआई इमॉर्टल मटेरियल था, पर क्यूआई पाथ प्लस ब्लड पाथ के दावमार्क दोनों थे। क्वांटिटी ह्यूज हो तो इमॉर्टल मटेरियल जैसा एकदम ट्रीट होता है ये। ड्रैगन मैन क्लोन ने सब ब्लड क्यूआई भी यहाँ पे खरीद लिया। अब देखते हैं सेंट्रल कॉन्टिनेंट की साइड पे गुयू फेंगजेंग ट्रेजर हेवन में चेक कर रहा था। फेंगजेंग कहता है क्या ब्लड क्यूआई खत्म हो गया? लास्ट टाइम तो यहाँ पे बहुत बड़ा स्टॉक रखा था।
कौन खरीद के ले गया ब्लड क्यूआई? सेलर की विल कहती है कुछ घंटे पहले एक सुपर रिच गू इमॉर्टल ने सारा का सारा क्यूआई मटेरियल खरीद लिया। भाई क्या रिच बंदा था, एकदम पूरा वाइप आउट कर दिया मेरे पूरे स्टॉक को। ब्लड क्यूआई भी खरीद गया, सारे के सारे क्यूआई खरीद लिया मेरे से तो। फेंगज़ेंग शॉक में। फेंगज़ेंग सोचते हुए कहता है, ये किसी सुपर फ़ोर्स का काम लगता है, किसी सुपर फ़ोर्स ने सब कुछ खरीद लिया होगा। उसने और स्टॉर्स चेक करे, कुछ नहीं मिला, ब्लड क्यूआई भी ज़ीरो था। वो ब्लड पाथ कल्टीवेट करता था, ज़रूरत थी उसको। फेंगज़ेंग कहता है, सेक्ट से माँगूँ क्या? नहीं यार, खुद ही कलेक्ट कर लूँगा, और जगह चेक करता हूँ कहीं मिल जाए। घंटा मिलेगा इसको, फेंग युआन सब खरीद लिया भाई। ब्लड क्यूआई लेना बहुत ईज़ी था, मॉर्टल बीस्ट को मार कर ब्लड पाथ मेथड से एक्सट्रैक्ट हो जाता था। अगर इमॉर्टल प्राइमेसी में डेसोलेट बीस्ट राइज़ करो तो इमॉर्टल मटेरियल लेवल ब्लड क्यूआई का एंडलेस सप्लाई मिल सकता है। इसी वजह से ब्लड पाथ डेंजरस माना गया था। 5 रीजन के राइटियस पाथ से इसे बैन कर दिया गया कि राइटियस पाथ में या 5 रीजन में कोई भी ब्लड पाथ कल्टीवेट नहीं करेगा, क्योंकि कितना ईज़ी है मटेरियल बनाना। किसी का भी ब्लड उठाओ, उससे मटेरियल बना दो, कितना ईज़ी है। बाकी इमॉर्टल मटेरियल के लिए तो सख्त हेल्प मिल सकती है, पर ब्लड पाथ तो भाई क्या बोले, बहुत खतरनाक था। फेंग ज़ेंग को तो ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं चाहिए थी, सिर्फ थोड़ा सा ही मतलब टाइम लगता। फेंग ज़ेंग ने प्लान यहाँ पे फैन शी ल्यू को बताया, क्योंकि अपनी स्पेशल एबिलिटी की वजह से वो फैन ही माउंटेन फ्रीली लीव नहीं कर सकता था। यहाँ पे फैन शी ल्यू कहता है, परफेक्ट टाइमिंग है, नॉर्थ वेस्ट से गोल्डन माउंटेन ऑक्स जा रहे हैं, जाके हैंडल करो, किल करो या एन्स्लेव करो, ज़िंदा पकड़ो तो डबल कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेगा, किल कर दो तो भी ठीक है, जाओ जो मर्ज़ी करो, वहाँ से हैंडल कर लो, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। गोल्डन माउंटेन ऑक्स एक डेसोलेट बीस्ट था। फेंग ज़ेंग ने पहले कभी डेसोलेट बीस्ट से फाइट नहीं किया था। पहले शॉक, फिर एक्साइटमेंट, फिर उसने एक्सेप्ट ही कर लिया। डायरेक्ट वहाँ नहीं गया, पहले इमॉर्टल क्रेन सेक्ट वाइड क्रेन इन्फॉर्मेशन टावर गया। ये 9 फ्लोर इमॉर्टल हाउस था और माउंटेन साइड पर फॉग ग्रीनरी से कवर्ड था। फेंग ज़ेंग क्रेन पर उड़ गया और ब्लड पाथ कल्टीवेट करता था, पर क्रेन कंट्रोल उसकी ट्रेनिंग मतलब उसको आता ही था यार क्रेन कंट्रोल करना। लांग या ब्लेसलैंड वॉर में क्रेन्स कैप्चर नहीं कर पाया था, पर इंटरेस्ट रहा था। बाद में फेंग जीजे ने बचाया था, हेवनली कोर्ट ने सपोर्ट दिया था, वो गू इमॉर्टल बना और इमॉर्टल क्रेन सेट का सुप्रीम एल्डर भी बना। है सुप्रीम एल्डर, वो गू इमॉर्टल भी बना और फेंग जीजे ने बचाया, हेवनली कोर्ट ने सपोर्ट दिया। वो गू इमॉर्टल बना और हेवनली क्रेन सेट का सुप्रीम एल्डर भी। टावर के बाहर गार्ड्स नहीं थे, सिर्फ 2 डेसोलेट बीस्ट क्रेन गार्ड मोड में थे। जब वो वापस आया, उसका फ्लाइंग क्रेन कहाँ पे काँपने लग गया। फेंग ज़ेंग ने कहा, पहले रैंक 5 म्यूटेटेड बीस्ट क्रेन मुझे स्ट्रॉन्ग लगता था, पर अब तो कुछ भी नहीं है। इमॉर्टल और मॉर्टल का गैप तो बहुत ह्यूज होता है और लैंड करते ही क्रेन डर के मारे गिरने जैसा हो गया। फेंग ज़ेंग ने उसको इमॉर्टल प्राइमेसी में स्टोर कर लिया। सुप्रीम एल्डर स्टेटस से एंट्री डायरेक्ट मिल गई थी। वो अंदर चला गया। देख रहे हो, सुप्रीम एल्डर बन चुका है ये बंदा। हर फ्लोर पर बहुत इन्फॉर्मेशन पाथ मॉडल को थे और इन्फो लेने के लिए सख्त कंट्रीब्यूशन पॉइंट देने पड़ते थे। टावर खुद स्टोर कर सकता था, पर सेक्ट डायरेक्ट स्टोर नहीं करता। डिस्ट्रॉय होने पर डेटा लॉस रिस्क रहता है। ये इमॉर्टल हाउस सिर्फ इन्फॉर्मेशन फैक्शन के लिए था, ऑफेंस डिफेंस नहीं था। अगर फुल कॉम्पैक्ट इमॉर्टल हाउस होता तो बाहर डेसोलेट क्रेन गार्ड ना करते। और फेंग ज़ेंग को इन्फॉर्मेशन पाथ का डीप नॉलेज नहीं था, पर गैस था कि टावर में प्रिजर्व तो होगा ही, ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रॉय टाइप अरेंजमेंट्स तो होंगे ही। यहाँ ऑलमोस्ट सब इंटेलिजेंस मिल सकती थी, यानी जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए सब मिल जाएगी, पर ट्रू सीक्रेट्स या टॉप टियर जो चीज़ें सीक्रेट होती हैं वो हायर अप्स को ही पता होती हैं। सुप्रीम एल्डर होने के बाद भी फेंग ज़ेंग हायर अप सर्कल में नहीं था। उसकी एबिलिटी, आइडेंटिटी मतलब सब कुछ एक तरीके से अलग ही थी। वो पॉलिटिक्स समझ चुका था, प्राउड नहीं था, बस एक तरीके से एक खराब सी स्माइल थी, क्योंकि सब उसको पता है यार उसका यूज़ किया जा रहा है। फेंग ज़ेंग आगे सोच में कहता है, क्विंग माओ माउंटेन में फेंग युआन भी ऐसे ही साइडलाइंड था। स्ट्रांग बनने के लिए उसने स्कीम और रॉबरी भी यूज़ करी थी। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट खुद भी रिसोर्स ग्रैब करके बना है। पहले ये डेमोनिक या लोन इमॉर्टल के थे और हेवेली कोड भी प्योर राइटियस या वेरिएंट ह्यूमंस से टेरिटरी ली गई है और हेवेली कोड सिर्फ ह्यूमंस की राइटियसनेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये सब कुछ किसी ना किसी का लिया गया है। ये बस राइटियसनेस के नाम पे चीज़ें ले लेते हैं और कुछ नहीं है। ये सोच सेंट्रल कॉन्वेंट के राइटियस गुई मॉडल की एक तरीके से हेरिटिकल होती है, यानी उनका तो देखो सोच ऊपर ही है कि भाई ह्यूमन सबसे ऊपर हैं। वेरिएंट ह्यूमन की चीज़ों को अगर चुरा भी लोगे तो चुराना थोड़ी ना होगा, वो तो तुम्हारा ही था। वेरिएंट ह्यूमन का कोई हक नहीं है, दबा के रखते हैं, तो वैसे टाइप की चीज़ें हैं। पर फेंग ज़ेंग ने हेरी मैन के बीच लाइफ देखी थी, उनके कल्चर को समझा था, तो उसे पता था भाई वेरिएंट ह्यूमन भी तो ह्यूमन्स ही होते हैं, बस वो नहीं है, बाल ज़्यादा उग गए हैं 4, बस यही तो बात है। हैं तो वो भी ह्यूमन ही। तो वही बात थी। उनकी हार्डशिप उसकी एक तरीके से यूनिक नज़र बन गई थी। एक बंदा नहीं होता है जो दोनों जगहों पे बड़ा पैदा हुआ होता है, इधर की भी कल्चर को उसने महसूस करा होता है, देखा होता है और दूसरे कल्चर को भी उसने महसूस करा होता है, देखा होता है। तो वो समझता है दोनों साइड को और वो
जानता है चीज़ों को, तो वो ऐसा बंदा था अपना फेंग ज़ेंग। उसको पता था कि ये जो राइटनेसेस दिखाते हैं ना, राइटियस पाथ की सोच है, घंटा राइटियस है, चोमू लोग हैं ये। और ये जो वेरिएंट ह्यूमन है, ये लोग भी देखो कितनी हार्डशिप झेलते हैं। वैसे क्या बोले यार, देखो वेरिएंट ह्यूमन का भी जब मौका मिलता है तब भी ये बाप बनने लग जाएंगे, और ह्यूमंस को जब मौका मिलता है तब भी ये बाप बनने लग जाएंगे। किसी एक को भी मौका मिला, दूसरा दब जाता है, यही सीन होता है। कभी पता नहीं ऐसा क्यों नहीं होता कि दोनों लोग शांति से रहें। जो कि पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वनरेबल चाहता था, उसने पैराडाइस बनाया था, देख रहे हो वहाँ पे कितने आराम से लोग रहते हैं, साथ में रहते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो पाया? देखा, होता ही है भाई, क्या बोले। फेंग ज़ेंग आगे सोच में कहता है, पोजीशन व्यू डिसाइड करती है, फिर भी मुझे हेवली कोट की राइटनेस ज़्यादा पसंद है। और एक कड़वी सी स्माइल दी, इन्फॉर्मेशन चेक करता रहा। फेंग ज़ेंग ने आगे कहा, डेसोलेट बीस्ट गोल्डन माउंटेन ऑक्स यही टारगेट है। वो ऊपर फ्लोर्स पे गया, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को चेक करते हुए आगे पहुंचता गया। डिवाइन सेंस से डेटा मिलता गया, गोल्डन माउंटेन ऑक्स पहाड़ जैसा बड़ा होता है, सिर्फ फीमेल स्पीशीज एक तरीके से और ज़्यादा बड़ी होती है। मेटल एसेंस खाती है फीमेल वाली स्पीसीज़, और कई किलो मेटल एसेंस ये लोग खाते हैं, और इनका साइज़ भी बहुत बड़ा होता है। फीमेल भी कुछ ज़्यादा बड़ी होती है, मेल से भी कभी-कभी ज़्यादा बड़ी होती हैं। साइज़ का कोई इन्फॉर्मेशन वो नहीं है कि एकदम फिक्स होगी, कुछ भी बड़ी हो सकती है, लेकिन हाँ, माउंटेन जितना बड़ा तो साइज़ इनका होता ही है। और इनकी एक डाटा में फिक्स चीज़ थी कि ये मेटल एसेंस खाते हैं, और जब भी ये लोग मेटल एसेंस खा लेते हैं, तो भई खा के केव के अंदर सो जाते हैं, फीमेल्स खासकर। फेंग फेंग ज़ेंग ने कहा, खाना और सोना मस्त लाइफ़ है भाई इनकी। उसने और पढ़ा, हॉर्न सबसे वैल्यूएबल पार्ट था। हर 100 साल में 10 फीट ग्रो करता है इनका हॉर्न। धीरे-धीरे कर्ल होके हेड, नेक, स्टमक पूरे हिस्से को कवर कर लेता है। स्टमक तक पहुँचने पर हॉर्न लेदर स्किन बन जाता है, और हेड मूव करते ही उनका वॉर्म कट हो जाता है, यानी उनका ही पेट कट जाता है, और गोल्डन कर्ल्स बाहर निकल कर बॉर्न होते हैं। इस तरीके से शायद ये रिप्रोडक्शन करते हैं। और फेंगसेंग ने कहा, यही इनका रिप्रोडक्शन का मेथड है, रॉकमैन जैसा है। आगे बर्थ के बाद मदर बहुत ज़्यादा ब्लीड करती है, दर्द में चीखती है। अगर ये जो कल्प्स हैं वुंड लिक करे तो उनकी टंग दाँव मार्क से मदर हील होती है, और अगर ना करे तो मदर मर जाती है। कल्प्स मदर का जो ब्लड है वो पीकर फास्ट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, अगर वो मर गई तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। फेंग चेंग कहते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, उनके बच्चों के हाथ में उनकी मदर ज़िंदा रहेगी कि नहीं? और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि उनके बच्चे अपनी मदर को बचाते ही नहीं हैं, और उसकी सारा का सारा खून पी जाते हैं, मरने के बाद वो पावरफुल हो जाते हैं। मदर बर्थ के बाद भी एक तरीके से फिर खाकर हाइबरनेट करती है, कल्स को केयर नहीं करती। सर्वाइवल के लिए कल्स मदर को ना बचाना ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए मोस्टली मदर मर जाती हैं। यानी एक तरीके से देखो, खून-वून पिएँगे तो बच्चे ज़िंदा रहेंगे, पावरफुल होंगे और बच जाएँगे, सर्वाइवल कर पाएँगे। लेकिन अगर मदर ज़िंदा रहेगी, तो वो ज़्यादा केयर नहीं करती है बच्चों को, और हील हो जाती है, बस यही रहता है, वो दोबारा बच्चे पैदा करने की तैयारी करती है। फेंगज़ेंग कहते हैं, फिर भी जो कर्ल्स मदर को एक तरीके से बचाते हैं, मुझे वो ज़्यादा पसंद है। हाँ भाई, तू राइटियसनेस तो है ही, चोमू तो है ही, तू क्या बोले। उसने प्लान डिसाइड किया, ऑक्स की हैबिट मतलब यूज़ करेगा, मेटल एसेंस को चारा बनाएगा। उसकी ब्लड पाथ किलर मूव ट्रेनिंग स्ट्रॉन्ग थी, डायरेक्ट फाइट कर सकता था, पर फुल पावर क्यों वेस्ट करे? विज़डम पाथ फाइट बेटर रहेगी ना, यानी चारा बनाओ, ल्योर करो, ट्रैप में फँसाओ, मारो, ये सब। कुछ दिन बाद वो वैली पहुँचता है, और एकदम गायब होने वाले एक तरीके से एकदम जा रहा था, और एकदम मेटल एसेंस को छुपा दिया था उसने वहाँ पे जाके। गोल्डन माउंटेन एक्स वहाँ पे आया, स्मेल करा, आइज़ में शाइन आ गई कि अरे! खाना मिल गया। उसने डिगिंग को स्टार्ट कर दिया, जल्दी से मेटल एसेंस निकाल कर खाने लग गया। वैसे लड़की है, खाने लगी। फेंगज़ेन ने कहा, लो भाई, हुक हो गया है। वो वेट करता रहा, ऑक्स यहाँ पे खाने के बाद केव में कब जाएगी, सोएगी जाके। 3 दिन बाद केव में एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। फेंगज़ेन कहता है, पॉइज़न काम कर गया क्या? वो अंदर नहीं गया, वेट करता रहा। पेन से ऑक्स केव में रेज मोड में आ गया और तोड़-फोड़ करने लग गया केव के अंदर। माउंटेन हिल गया, काफ़ी देर बाद शांति आ गई। तब फेंगज़ेन अंदर गया और हाफ क्रिपल्ड ऑक्स से फाइट की। कुछ टाइम बाद उसने केव को छोड़ दिया, और कोलैप्स का रिस्क था। वो ऑक्स को जिंदा कैप्चर करना चाहता था, एरिया डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था। ऑक्स पीछे आई, वैली में फाइनल फाइट हुई। फेंगज़ेंग ने ब्लड टर्न कोल्ड किलर मूव यूज करके ऑक्स को फ्रीज करके अलाइव कैप्चर पकड़ लिया। जब वो उसको इमॉर्टल प्राइमेसी में भेजने लगा, अचानक ऑक्स की बॉडी से स्ट्रॉन्ग ऑरा निकला। ब्रोंज गोल्ड कोल्ड्रोन बाहर निकला। फेंगज़ेंग कहता है, ये क्या ब्रोंज गोल्ड कोल्ड्रोन, ये क्या चीज़ है? तो कोल्ड्रोन से एक रैंक 8 फीमेल गो इमॉर्टल बाहर आई। फीमेल इमॉर्टल कहती है, मेटल एसेंस में स्पिरिचुअलिटी छुपी थी, डिवाइन लाइट 3 लाख साल सोई। ओहो! ओहो! ये पता नहीं क्या कह रही है, हैं? डिवाइन लाइट 3 लाख साल सोई। फीमेल इमॉर्टल ने कहा, राइटियस ब्लड के हैं? राइटियस ब्लड का मैटर है कि इस वजह से मैं जाग गई। वाह! और आगे उसने फीमेल इमॉर्टल ने कहा, छोटे दोस्त, तुमने मुझे जगाया है ना, तुम ही हो ना वही जो मेरे को जगा रहा है, 3 लाख साल से मैं सोई थी। फेंगज़िंग बिल्कुल एकदम हिल गया कि ये क्या चीज़ हो गई।
वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि भाई ऑक्स के पेट के अंदर एक कोल्ड्रोन होगा और कोल्ड्रोन के अंदर एक फीमेल गू इमॉर्टल जो कि रैंक 8 की इमॉर्टल थी वो सो रही होगी, जो कि पता नहीं क्या है। उसने बस स्पिरिचुअलिटी को फील करा, एसेंस को फील करा और यहाँ पे राइटियस पाथ के एक इमॉर्टल की चीज़ को फील करा कि यहाँ पे राइटियस वाला कोई बंदा है, ब्लड की चीज़ों को फील करा, कोई कनेक्शन फील करा होगा, तो जाग गई बंदी ये। अब देखते हैं क्या होता है, कौन है ये। इसी के साथ यहाँ पे सीन शिफ्ट हुआ, सीन दिखाया जाता है फेंग युआन के साइड। फेंग युआन यहाँ पे यूज करता है इमॉर्टल किलर मूव गोल्डन थ्रेड स्वॉर्ड। इंस्टेंट उसकी बॉडी से काउंटलेस गोल्डन थ्रेड निकले और पॉपक्यूपाइन जैसे हर डायरेक्शन में शूट हुए और सब कुछ एकदम छेदते हुए आगे बढ़ रहे थे। क्रैक क्रैक आवाज आई। तीन गू इमॉर्टल शॉक में डॉज करना चाहते थे लेकिन लेट हो गए। उनकी बॉडी और सोल दोनों गोल्डन थ्रेड से एकदम भाई छेद दी गई, छेद ही छेद हो गए। प्लॉप 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 आवाज आई, तीनों एकदम डेड हो गए, गिर गए, खत्म, उनका काम खत्म। फेंगयुआन हैवी सांस ले रहा था और असल में एक ड्रीम रेलम है, ठीक है, ड्रीम रेलम चल रहा है ये। फाइट बहुत ज्यादा टफ थी, एनिमी मरने के बाद और एक्सट्रीम एकदम, मतलब एनिमी मारने के बाद फेंगयुआन एक्सट्रीम टायर्ड हो गया था, बहुत थकावट वाला फील कर रहा था। ड्रीम वर्ल्ड डिसॉल्व होने लगा, सिर्फ फेंगयुआन की इंजर्ड डेसोलेट सोल बची और सवीनियर इमॉर्टल प्राइमेसी में मिनी ग्रीन हेवन में देखा सीन, मतलब वहां पे जागा वो। फेंगयुआन कहता है फाइनल सीन तो पास हो गया, बहुत डिफिकल्ट था। लास्ट मोमेंट अनरावल ड्रीम से टाइनी लूप होल मिला था, वरना तो फेल हो जाता पक्की बात थी। सोल बॉडी में वापस आई, इमोशन अभी भी फील हो रहे थे। ये स्वॉर्ड पाथ ड्रीम रेलम था, इसमें फेंगयुआन वीक रोल में था। फाइनल सीन में सब गो इमॉर्टल एनिमीज उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे। उसने एनिमीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके सरवाइव किया और 100 ट्राइज में हैवी लक के बाद लास्ट 3 एनिमीज को मारा था। फेंगयुआन कहता है फाइनली क्लियर हो गया, स्वॉर्ड पाथ अटेंडमेंट ग्रैंड मास्टर पहुंच गया। वो खुश हुआ, स्वॉर्ड पाथ इमॉर्टल वो उसके पास थे, सिर्फ अटेंडमेंट मिसिंग था। अब बैटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। रेस्ट करके वो नेक्स्ट ड्रीम रेलम में गया। फेंगयुआन कहता है ये ह्यूमन पाथ ड्रीम रेलम लग रहा है। साउथर्न बॉर्डर राइटियस पाथ को एक्सटॉर्ट करना सही डिसीजन था। उसको बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू वाले ड्रीम रेलम मिल गए थे। उसको रिसोर्स और मतलब और गू की कमी नहीं थी, बस अटेंडमेंट चाहिए होता था और अटेंडमेंट ड्रीम रेलम से मिलता है। ड्रीम रेलम उसके पास पहले थे नहीं, लेकिन अब इतना कुछ करने के बाद डील वील करी, लूटा मारी करी, रैंसम मांगा तो ड्रीम रेलम मिल गए थे। डेसोलेट सोल ड्रीम में एंटर हुई, सीन यहाँ पे चेंज हुआ। बैटलफील्ड, स्मोक, डस्ट, चिल्लाने की आवाज, किलिंग किलिंग किलिंग, बस गू मास्टर चिल्ला रहे थे। क्लैन लीडर केयरफुल रहना। फेंगयुआन ने डेंजर फील करा, डॉज किया पर बॉडी स्लो थी। चेस्ट में एक फैटल अटैक हुआ, एकदम हिट हो गया वो अटैक और ग्राउंड पर गिर गया, आधा हर्ट बचा था। खतरनाक। फेंगयुआन कहता है हीलिंग गू मास्टर कहाँ पे है, कोई रिप्लाई नहीं मिला। वर्ल्ड एकदम डार्क था, फिर फेल हुआ और फिर सोल बाहर आ गई, यानी फेंगयुआन फेल हो गया। गड गू से उसने सोल को हील करा, फिर से एंट्री ली। इस बार एंटर होते ही डॉज का ट्राई करा। गू मास्टर दोबारा चिल्लाया क्लैन लीडर केयरफुल रहना, फिर से उसकी बॉडी फ्रीज हो गई, फिर से अटैक हिट हुआ और दोबारा फेंगयुआन डेड। और भाई गिरते वक्त वो समझ गया। फेंगयुआन कहता है जो वार्निंग दे रहा है वही असल में एक स्पाई है। इन्फॉर्मेशन पाथ मूव से मुझे फ्रीज करता है और हीलिंग गू मास्टर यहाँ पे है ही नहीं, और मुझे खुद ही इस बंदे को मारना होगा, इस स्पाई को खत्म करना होगा, तब जाके ड्रीम रेलम आगे बढ़ेगा। ड्रीम में वो सिर्फ कैरेक्टर की एबिलिटीज यूज कर सकता था, गूवम चेक करने का टाइम ही नहीं मिल रहा कि क्या है, हर बार इंस्टेंट डेथ हो जा रही थी। थर्ड ट्राई हुआ, फिर से डेथ हुई। रियलिटी में समझ आया। फेंगयुआन कहता है प्राइमेसी चेक भी नहीं कर सकता, कैसे क्लियर करूंगा, कैसे मारूंगा उस बंदे को, कुछ सेकंड के अंदर ही वो मुझे मार दे रहा है। फोर्थ ट्राई हुआ, अनरेवल ड्रीम यूज करा। गू मास्टर चिल्लाया क्लैन लीडर केयरफुल रहना, फिर से डेथ, पर एक्स्ट्रा डायलॉग मिला था। ट्रेटर कहता है क्लैन लीडर के पास जस्टिस गो है, कैसे हार गए ये। बाहर आकर फेंगयुआन ने सोचा जस्टिस गो। फेंगयुआन कहता है अनरेवल ड्रीम से हिंट दिया है, मेरे पास जस्टिस गो है। फिफ्थ ट्राई हुआ, क्रिटिकल मोमेंट पे फेंगयुआन ने यूज करा जस्टिस गो। व्हाइट पियर्सिंग लाइट एकदम से फट गई और एक एक फ्रीज सा इफेक्ट वो जो लगा था फेंगयुआन के ऊपर, जिससे वो हिल नहीं पा रहा था और मर जा रहा था, वो इफेक्ट ही खत्म हो गया। स्पीड नॉर्मल हो गई। वो जो अटैक आ रहा था उसको इस बार फेंगयुआन डॉज कर गया और फेंगयुआन कहता है सक्सेस फाइनली। वो रोल करके उठा, एरिया को स्कैन करा। ये एक विलेज बैटलफील्ड था, हर जगह रंबल और यहाँ पे लाशें बिछी पड़ी थी। फेंगयुआन ने बैटलफील्ड को देखा। फेंगयुआन सोच के कहता है ये दो क्लैंस का कॉन्फ्लिक्ट लगता है, लड़ाई लगती है। यहाँ तो पूरा क्लैन ही एक्सटर्मिनेशन लेवल फाइट चल रही है, यानी या तो एक बचेगा क्लैन, इन दोनों में से कोई एक ही बचने वाला है। उसने जल्दी ही समझ गया कि वो विक्टिम नहीं था, इन्वेडर साइड पर है, यानी वो यहाँ पे ना अटैक करने वालों की साइड आया है। डिफेंस वाले लोग तो यहाँ पे मर भी रहे हैं, मार भी रहे हैं, और वो अटैकर था और उसकी साइड क्लियर एडवांटेज में थी, यानी वो लोग जीत रहे थे। फेंगयुआन कहता है मॉर्टल लेवल फाइट है, मैं क्लैन लीडर हूँ,
ट्रुप्स लीड करके इजीली जीत सकता हूँ। पर क्या सिर्फ विन करना ही यहाँ पे कंडीशन है या क्या है यहाँ पे? टेस्ट करते हैं। इस बार वो प्राइमेसी को इंस्पेक्ट करता है। कैरेक्टर रैंक 5 गो मास्टर था, काफ़ी मोटिव गो थे, 5 से 6 मतलब यहाँ पे थे, अच्छे खासे रैंक 4 वाले गो थे और एक था रैंक 5 का जस्टिस गो फेंग युआन के पास। फेंग युआन कहता है इन गुवम से मैं खुद बैटल में सेटल कर सकता हूँ चीज़ें। तब ट्रेटर वॉइस लीडर आया। अच्छा, तो ट्रेटर ना एक तरीके से क्लैन का वॉइस लीडर था। एकदम कंसर्न फेस के साथ आया कि अरे आपको क्या हो गया लीडर, आपके ऊपर अटैक हो रहा था। फेंग युआन ने कहा पहले इस ट्रेडर को ही खत्म करता हूँ, ज़्यादा ही कंसर्न लुक दिखा रहा है। एक किलर मूव यूज़ करा और ट्रेडर डेड, खत्म भाई। तुरंत ही क्योस फूट पड़ा। बूम मास्टर ने कहा क्लैटर कह रहा हूँ सॉरी, ट्रेटर ट्रेटर तो इनको पता नहीं था, तो इन्होंने बस एक लाइन कही, क्लैन लीडर ने वॉइस क्लैन लीडर को मार दिया। गो मास्टर ने कहा है चैन क्लैन हमें खत्म करना चाहता है। गो मास्टर कहता है बदला लो। हाफ गो मास्टर एकदम भाई पागल से हो गए। 3 वे बैटल स्टार्ट हो गई। फेंग युआन आगे सोच में कहता है जस्टिस गू से मैं सबको मार के जीत सकता हूँ, पर ट्रेटर को सीधा मारना गलत ट्रिगर होगा। वो जीत गया पर बैटलफील्ड पर सिर्फ कुछ लोग ही बचे थे, हर जगह लाशें और खून था। फेंग युआन ने मतलब एक तरीके से ये सोची थी कि ऐसा करने से क्या इफेक्ट होगा, तो उसने ट्राई करा था और यहाँ पे बस खून और लाशें ही बची थी। जीत तो वो गया था। ड्रीम रेलम यहाँ पे खत्म हो गया। सोल उसकी बाहर आई लेकिन थोड़ी बहुत ही इंजरी थी सोल के अंदर, ज्यादा नहीं थी। फेंग युआन कहता है विक्ट्री की कंडीशन थी, पर विक्ट्री टाइप इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लॉस मींस फेल होता है। नेक्स्ट अटेम्प्ट हुआ, वो जीत तो गया था लेकिन फेल हो गया था। उसे ऐसा करना है कि लोगों को भी जान बचानी है और जीत भी जाना है, ऐसा कुछ करना था। नेक्स्ट अटेम्प्ट हुआ, इस बार ट्रेटर को इग्नोर करा, खुद वैनगार्ड बना, जस्टिस गो प्लस किलर मूव को यूज करा, एनिमीज को क्रश करके एक परफेक्ट विक्ट्री ली। विक्ट्री करने के बाद सब चीयर करने लग गए। गो मास्टर ने कहा विक्ट्री विक्ट्री, नी क्लैन खत्म हुआ, नी क्लैन खत्म हुआ, हम जीत गए। सीन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, सेकंड स्टेज पर आए। यहाँ पे एक फीस्ट हॉल था, लाइट फूड वाइन डजन्स ऑफ गो मास्टर पार्टी मोड में चल रहे थे। फेंग युआन ने देखा कि वो मेन सीट के पास बैठा है। मेन सीट पर चेन क्लैन लीडर, यानी फेंग युआन चेन क्लैन का लीडर था। चैन क्लैन ने नी क्लैन के ऊपर अटैक करा था। नी क्लैन पूरा खत्म हो चुका है और जीतने के बाद चैन क्लैन वाले पार्टी कर रहे थे। फेंग युआन ने कहा पहले मैं चैन क्लैन लीडर था, अब मैं ट्रेटर वॉइस क्लैन लीडर हूँ। ये क्या? सेकंड ड्रीम रेलम मीन्स सेकंड स्टेज। ड्रीम रेलम तो सेम है लेकिन सेकंड स्टेज है, और सेकंड स्टेज के अंदर क्या हुआ है, फेंग युआन यहाँ पे ट्रेटर का रोल प्ले कर रहा है। पिछली बार वो लीडर का रोल प्ले कर रहा था। उसको समझ आ गया कि पहले सीन में ट्रेटर को इसलिए नहीं मार सकता था, नेक्स्ट रोल वही था ना, इसलिए पिछली बार मैंने ट्रेटर को मार दिया था तो मेरे को रोल मिला ही नहीं और मैं हार गया। यहाँ पे चैन क्लैन लीडर कहता है आखिर जीत गए, नी क्लैन की इविल प्लान यहाँ पे फेल हुई, हेवन ने जस्टिस दिया है। फेंग युआन यहाँ पे चुप रहा। चैन क्लैन लीडर को कुछ पता ही नहीं था कि उसके बीच यहाँ पे एक ट्रेटर भी है। तो फेंग युआन ने सोच में कहा फर्स्ट सीन में इंफॉर्मेशन पाथ फेक वार्निंग थी, परफेक्ट डिस्गाइज था, इसलिए किसी को डाउट नहीं था। फिर उसने डीपर लॉजिक पकड़ा। फेंग युआन सोच में कहता है वॉइस क्लैन लीडर अकेला नहीं है, उसको मारते ही सब एक साथ रेबल हुए थे, मतलब ये पूरा शान क्लैन का कलेक्टिव प्लान है। शान क्लैन या नी क्लैन जिसका भी एक कलेक्टिव प्लान है, या शायद हो सकता है कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी कर रहा हो, क्योंकि इतना तो हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे एक नी क्लैन है और अपना चैन क्लैन है। चैन क्लैन ने नी क्लैन को खत्म कर दिया, लेकिन यहाँ पे शान क्लैन कौन है? कोई थर्ड पार्टी वाला बंदा है? यहाँ पे शान क्लैन के बंदे ज्यादा थे। तभी यहाँ पे चैन क्लैन लीडर का फेस बदल गया। चैन क्लैन का लीडर कहता है वाइन, ये जो वाइन थी ये तो पॉइजनस है, इसके अंदर जहर था, वाइन के अंदर जहर था। चैन क्लैन के लीडर की बॉडी यहाँ पे कांपने लग गई। चैन क्लैन का लीडर कहता है वाइन पॉइजनस है। चैन क्लैन लीडर आगे कहता है वॉइस क्लैन लीडर शान, ये तुम्हारी वाइन थी क्या? क्या करना चाहते हो? हैं शान? शान शायद इस बंदे का नाम है। मुझे पहले ऐसा लगा कि शान ना मेरे को ऐसा लगा कि शान एक क्लैन है, शान क्लैन भी हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्या है ये, शायद कोई क्लैन नहीं, इस बंदे का नाम भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो वॉइस क्लैन लीडर है, अपने चैन क्लैन का वॉइस क्लैन लीडर जो फेंग युआन का रोल प्ले कर रहा है, फेंग युआन के रोल में है, असल में शान क्लैन का कोई बंदा हो सकता है। सडन ट्विस्ट हुआ, फेंग युआन भी एक तरीके से मोमेंटली स्टंट हो गया था। उसे भी खुद नहीं पता था कि सच में मैंने ऐसा कुछ कर रखा है। तब यहाँ पे शान क्लैन का एक गू मास्टर उठकर हंसा। शान क्लैन गू मास्टर कहता है क्या कर रहे हैं? तुम्हें मार रहे हैं और क्या कर रहे हैं? चैन क्लैन को खत्म करो। शान क्लैन का गू मास्टर ने आगे कहा ये माउंटेन ओरिजिनली शान क्लैन का था, तुम लोग पहले यहाँ पे सर्वेंट्स थे, फिर तुम लोगों ने ओनरशिप ले ली। ओके, सारा सीन क्लियर हो चुका है। असल में बात वही थी जो मैंने सोची थी। यहाँ पे शान क्लैन, नी क्लैन और चैन क्लैन, ये 3 क्लैन रहते हैं एक माउंटेन के ऊपर। चैन क्लैन ने नी क्लैन को खत्म कर दिया, जो हमने देखा, ऑब्वियस सी बात थी। फर्स्ट ड्रीम में यही हुआ था कि चैन क्लैन ने नी क्लैन को खत्म कर दिया। फेंग युआन का लीडर वाला रोल अदा हो गया। फिर फेंग युआन का सेकंड ड्रीम स्टार्ट हुआ, जिसके अंदर भाई ट्रेटर वाले में था, और ट्रेटर यहाँ पे शान क्लैन का बंदा है। ओके,
देखते हैं बाकी क्या होगा। शायद अब शान क्लैन वर्सेस चैन क्लैन होगा और शान क्लैन वाले बंदे ने वॉइन पॉइज़नस कर दी थी। तो चैन क्लैन गू मास्टर कहता है बकवास, ये माउंटेन चैन क्लैन का था। हमने तुम दोनों क्लैन्स को शेल्टर दिया था और तुम दोनों खुद ही बाप बन रहे हो यहाँ पे आके। शान क्लैन गू मास्टर कहता है अब तो लेट हो गया भाई। क्लैन लीडर ने पॉइज़न्ड वाइन पी ली है, वो तो पॉइज़न हो गए। विमेन्स हार्ट गू से बना पॉइज़न था, जस्टिस गू को काउंटर करता है। अब तुम लोग रेसिस्ट नहीं कर पा सकते, कुछ नहीं कर पाओगे। चान क्लैन के चैन या चान जो भी कह लो, ये क्लैन के लोग पैनिक में आ गए। फेंगयुआ ने साइड से पूछा, इसकी साइड वाला कोई बंदा होगा। फेंगयुआ ने कहा, किसने बोला विमेन्स हर्ड गु जस्टिस गु को काउंटर करता है? जो साइड वाला बंदा था कहता है लॉर्ड, आपने ही तो बताया था कि विमेन्स हर्ड गु ही जस्टिस गु को काउंटर करता है, आपने ही तो बोला था। फेंगयुआ ने स्पीचलेस हो गया है, मैंने बोला था, ये कब बोल दिया मैंने? बूम आवाज आई। चैन क्लैन लीडर की बॉडी से व्हाइट लाइट निकली और जस्टिस गु एक्टिवेट हो गया। पॉइजन फेल हुआ, उसका एक्सप्रेशन एकदम हीरोइक था, यानी एक झूठी इन्फॉर्मेशन थी। असल में विमेन्स हर्ड गु का जो पॉइजन है वो जस्टिस गु को काउंटर कर ही नहीं सकता, यानी कोई भी पॉइजन दे दो जस्टिस गु उसको भाई खत्म कर देगा, पॉइजन को, बंदा जिंदा रहेगा। और फेंगियन खुद हिल गया कि अरे मैंने तो ये बात बोली ही नहीं, असल में पिछले वाले चोमू बंदे ने बोली होगी और फेंगियन इसका रोल अदा कर रहा है, तो अब क्या बोले, वो हिल गया था। चैन क्लैन लीडर कहता है, शांग शिंग तू धोखेबाज है, मैं समझता तू सेक्रीफाइस करेगा पर तू जस्टिस गू से डरा हुआ था, इसलिए तूने ये सब चीजें करी। फेंगयुआन यहाँ पे क्विक एक्सेस लेते हुए सोचते हुए कहता है, वो रैंक 5 है, मैं रैंक 4 हूँ, डायरेक्ट फाइट करी तो मैं ही हारूंगा। साइड वाला बंदा पैनिक में आ गया। साइड वाला बंदा कहता है फेंगयुआन के, अरे पॉइजन काम क्यों नहीं कर रहा था, आपने तो बोला था काम करेगा। फेंगयुआन को आंसर मिल गया। फेंगयुआन सोच में कहता है, जस्टिस गू तब चलता है जब जब यूजर खुद को जस्ट माने, मतलब खुद को ही जस्टिस माने। अगर ये बंद हुआ तो पॉइजन काम करेगा, लेकिन भाई ये बंद थोड़ी ना हुआ था। वो मर गया पर स्माइल के साथ सॉल्यूशन मिल गया था। सेकंड अटेम्प्ट हुआ, यहाँ पे फीस्ट सीन रिपीट हुआ, दोबारा से यही सीन पे आते हैं। चैन क्लैन लीडर ने सेम स्पीच दी सबको और इस बार फेंगयुआन सीधा बोला। फेंगयुआन कहता है, नी क्लैन प्लान में सॉरी नी क्लैन प्लान में नी क्लैन का जो प्लान था मारने वाला वो मैंने बनाया था, तुम इनोसेंट लोग मरे थे। तो चैन क्लैन लीडर कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, वो लोग इनोसेंट, क्या कह रहे हो तुम, क्या कहना चाहते हो? तो फेंगयुआ ने कहा, तुम मर्डरर हो, तुम जस्टिस फेक मानते हो, तुम ब्रूट फोर्स यूज करते हो, तुम बहुत ज्यादा वो हो, तुमने ज्यादा पी ली है। ये लाइन उसने लास्ट में कही। फेंगयुआन अब जानते हो यहाँ पे क्या कहना चाहता है? देखो, एक सिंपल सी चीज़ है, अगर बंदे के मन के अंदर जस्टिस है, वो सच्चाई को प्रमोट करता है, राइटियसनेस को प्रमोट करता है, तो जस्टिस गू ना फुल पावर से एक्टिवेट हो जाता है। और अगर जस्टिस गू अच्छे से एक्टिवेट रहा, तो कोई भी पॉइज़न उसके ऊपर असर नहीं करेगा, जस्टिस गू उस पॉइज़न को खत्म कर देगा और बंदा ज़िंदा रहेगा। लेकिन फेंगयुआन यहाँ पे पता है क्या कर रहा है? वो इसके अंदर गिल्ट लाना चाहता है। इस बंदे के अंदर गिल्ट लाएगा कि देखो तुमने नी क्लैन को तो खत्म कर दिया, लेकिन नी क्लैन के अंदर कितने मासूम लोग थे, तुमने उन सबको मार दिया। इस बंदे के अंदर गिल्ट लाएगा, इनके इसके अंदर कंसर्न लाएगा और बंदा भी कंसर्न हो जाएगा कि हाँ यार, मैंने नी क्लैन के बुरे बंदों को तो मारा लेकिन अच्छे बंदे भी मर गए, मैंने गलत कर दिया। इसके अंदर गिल्ट भरेगा और जैसे इसके अंदर गिल्ट भरेगा, जस्टिस गो अपनी पूरी पावर नहीं दिखा पाएगा और यहाँ पे पॉइजन एक्टिवेट होगा और बंदा खत्म। समझ रहे हो? फेंगयुआन ये करना चाह रहा था। चैन क्लैन लीडर मेंटली थोड़ा सा हिल गया, सेल्फ डाउट में आ गया, जस्टिस गु यहाँ पे डीएक्टिवेट हो गया। चैन क्लैन लीडर कहता है, क्या वाइन पॉइजन वाली थी? वो गिर गया। चैन क्लैन यहाँ पे रेडी था, अटैक स्टार्ट हुआ। साइड वाला बंदा कहता है सक्सेस, जस्टिस गु यहाँ पे खत्म हो गया, हम जीत गए, बैटल जल्दी खत्म हो गई, चैन क्लैन पूरा वाइप आउट हो गया, सर्वाइवर्स कैप्चर्ड हो गए। सेकंड सीन यहाँ पे क्लियर हो गया। अब थर्ड सीन पे देखते हैं। थर्ड सीन थर्ड ड्रीम रेलम था। फेंगयुआन एक पॉइजन सेल में था, साथ में इंजर्ड पॉइजन चैन क्लैन लीडर था और चेन्स में बंधा था और एकदम ऑलमोस्ट डेड स्टेट में था, एकदम चेन में बंधा हुआ। फेंगयुआन ने खुद को देखा, वो भी चेन में एकदम बंधा हुआ था, ओल्ड वीक और प्राइमल उसका डिस्ट्रॉयड हो चुका था, कोई गुवम उसके अंदर नहीं था। फेंगयुआन आगे सोच में कहता है क्या, अब मैं वॉइस क्लैन लीडर नहीं हूँ, अब एक मेरे को नया रोल मिल गया, यहाँ सिर्फ ये बंदा है, बात करनी पड़ेगी। वो बोलने ही वाला था, तभी यहाँ पे चैन क्लैन का लीडर कहता है, मुझे मोक मत करो फादर, मुझे मोक मत करो फादर। फेंगयुआन शॉक में आ गया। फेंगयुआन सोच में कहता है, क्या मैं इसका बाप हूँ? फिर मैं यहाँ मैं कैदी कैसे हूँ यहाँ पे? कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सेल है या जो भी कह लो, ये प्रिजन है, जो भी कह लो, ये जेल टाइप की, इस जेल के अंदर सिर्फ 2 लोग हैं। एक बंदा है यहाँ पे चैन क्लैन का लीडर जो पॉइज़न हो गया था, जो बहुत बुरी तरीके से बेहोश हो गया था और ये सब लोग कैप्चर हो गए, हार गए। चैन क्लैन का लीडर ये बंधा हुआ है और इसके साथ एक और बंदा है जो ओल्ड है, वीक है। वो कौन है? वो असल में ये जो चैन क्लैन का लीडर है ना, इसका बाप है। फेंगयुआन अभी चैन क्लैन के लीडर के बाप का रोल अदा कर रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे चैन क्लैन लीडर धीरे से कहता है, चैन क्लैन का लीडर कहता है, फादर मैंने ही आपको हराया और यहाँ बंद किया था। चैन क्लैन के लीडर ने कहा, पर मुझे रिग्रेट नहीं, आप करप्ट थे, अनफेयर थे, लीडर बनने लायक नहीं थे और रूल्स
के हिसाब से पनिशमेंट तो सही थी आपके लिए। तो फेंगयुआन कहता है, तो तुम ही यहाँ पे मतलब बुरे इंसान थे, मतलब तुमने ही सबको पागल बनाया, स्टिच किया, जो भी करा। तो चैन क्लैन का लीडर ने सर हिलाया और कहा, मुझे अपनी हालत का भी रिग्रेट नहीं है। मैंने इनोसेंट नी क्लैन लोगों को मारा। मैं डेथ डिज़र्व करता हूँ। शान क्लैन जस्टिस को चाहते हैं, पर उनकी टॉर्चर मेरे लिए नी क्लैन की चीखों जैसी है। ज़्यादा दर्द दो, फिर भी मेरे मतलब वो जो सिंस हैं या पाप हैं वो वॉश नहीं होंगे। और आगे लीडर ने कहा, मैं बस मरना चाहता हूँ। वो काँपता गया और एकदम मतलब ये सोच रख के मर ही गया। गार्ड अलर्ट हो गए, जो गार्ड थे यहाँ पे। वहाँ पे जो गार्ड था शांग-शिंग आया। तो शांग-शिंग आया, ये वही बंदा था जिसका पहले फेंग युआन ने रोल अदा करा था, वाइस एल्डर। तो ये आया। तो शांग-शिंग कहता है, जस्टिस गो मिलने से पहले मर गया? हैं, बेकार। ओल्ड मैन, तुमने इसे कन्विंस क्यों नहीं किया कि ज़िंदा रहो, दे दो मतलब जाओ अपने बेटे के पास, अब जाओ, अब क्या बोलें। उसने फेंग युआन का हेड यहाँ पे काट डाला कि तूने अपने बच्चे को कन्विंस नहीं करा, तू कन्विंस कर लेता तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो शायद यहाँ पे ऐसा होने वाला था। फेंग युआन को शायद यहाँ पे पार करने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा इस ड्रीम को, कि यहाँ पे फेंग युआन अभी ओल्ड मैन है, तो ये यहाँ पे इसे कन्विंस करेगा। देखो, पहले फेंग युआन ने इसको पागल बनाया, गिल्ट लाया इसके अंदर कि तू गलत है, तेरे अंदर गिल्ट भरा, तो वो बंदा जस्टिस को एक्टिवेट नहीं कर पाया और मर गया। अब इसको क्या करना है, जो उसने पुराने वक़्त शब्द बोले थे ना, उसी को अपने ही शब्दों को काउंटर करना है। अपने शब्दों को काउंटर करेगा फेंग युआन, यहाँ पे बोलेगा, इसको कन्विंस करेगा कि तूने कुछ गलत नहीं करा था। अब देखते हैं कैसे करेगा फेंग युआन, कन्विंस करेगा तभी शायद ये ड्रीम पार होगा। उसने फेंग युआन का भी हेड काट दिया, यानी ओल्ड मैन का हेड काट दिया। फेल हो गया, सोल बाहर आई, हेवी डैमेज लगा। रेस्ट करते हुए फेंग युआन ने एनालिसिस किया। फेंग युआन आगे सोच में कहता है, मैं क्रिपल्ड फादर हूँ, खुद एस्केप पॉसिबल नहीं है। की चैन क्लैन का लीडर है, रास्ता चैन क्लैन का लीडर है। ड्रीम सीन का रूल बहुत अजीब है, कैरेक्टर की नीड सेटिस्फाई करो। सीन 1 क्या था? यहाँ पे फेंग युआन क्लैन का लीडर था, क्लीन विक्ट्री पाई, जीत गया। दूसरा सीन क्या था? यहाँ पे वॉइस क्लैन लीडर था और शांग शिन था। स्कीम में फँसाया और जस्टिस गू को डिसेबल कर दिया और जीत गया। थर्ड सीन क्या है? अभी भाई अपना फादर है, फ्रीडम चाहिए, इसलिए शांग शिन से डील करी है कि वो अपने ही बच्चे को उसका जस्टिस गू चुरवा लेगा। नेक्स्ट ट्राई हुआ, चैन क्लैन लीडर कहता है, मोक मत करो फादर, मोक मत करो। वही सीन दोबारा से आया। फेंग युआन ने कहा, बेटे को मोक करना मतलब खुद को मोक करना है। मैंने सैक्रिफाइस किया ताकि तुम जस्टिस समझो। जो करप्शन एविडेंस था वो फेक था। तो चैन क्लैन का लीडर कहता है, क्या मतलब आपका? तो फेंग युआन ने कहा, तुरंत इतना इंपॉर्टेंट है क्या? तो चैन क्लैन का लीडर कहता है, ट्रुथ के बिना जस्टिस थोड़ी ना होती है। तो फेंग युआन कहता है अपना, तुम्हारी जस्टिस अंडरस्टैंडिंग बहुत छोटी है। नी क्लैन को मारना तुम्हारे व्यू से जस्टिस थी, उसके व्यू से मतलब उनके व्यू से घर बचाना जस्टिस थी। दोनों साइड अपनी अपनी इस जगह पे जस्टिस ही तो कर रहे थे। वो अपना डिफेंस कर रहे थे, तुम अटैक कर रहे थे। दोनों साइड अपनी जस्टिस ही तो कर रहे हो। और क्या कर रहे हो? तुम दोनों के लिए अपने-अपने पर्सपेक्टिव से एक दूसरे के लिए जस्टिस ही तो है ये। फेंग युआन ने आगे कहा, तुमने क्लैन बचाने के लिए पहले अटैक करा, ये भी जस्टिस का ही तो एक फॉर्म है। चैन क्लैन का लीडर डीप थॉट में चला गया कि अरे ये क्या बोल दिया भाई मेरे बाप ने। और अपना बंदा ये चैन क्लैन का लीडर कंफ्यूज था कि भाई ये क्या बोल दिया, उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। फेंग युआन ने उसका फेस देखकर कहा, बताओ, क्या शीप का ग्रास खाना जस्टिस है? तो क्लैन लीडर कहता है, ये जस्टिस कैसे हुआ? तो फेंग युआन ने कहा, जो शीप यानी भेड़ होती है, भेड़ के व्यू से देखो ना, ग्रास खाना जरूरी है वरना वो भूख से मर जाएगी। ग्रास के व्यू से देखो तो वो मेहनत से उगती है, फिर उसे शीप खा जाती है। ग्रास तो यहाँ पे विक्टिम हो गई, कितनी पिटीफुल डेथ मिली उसको। तो क्लैन लीडर ने कहा, पर शीप ग्रास खाती है, ये तो नेचुरल है ना। मैंने कभी ग्रास को पिटी थोड़ी ना बोला है, या ऐसे थोड़ी ना बोला, उसको कुछ कोसा थोड़ी ना है कि तुम पैदा ही होते हो मरने के लिए या खाने के लिए। तो फेंगियो ने कहा, एग्जैक्टली, नेचर का रूल है, स्ट्रॉन्ग वीक को खाता है, इसमें जस्टिस नहीं होता, सिर्फ सर्वाइवल होता है। हेवन एंड अर्थ में जस्टिस नहीं, जस्टिस ह्यूमंस बनाते हैं। ह्यूमन सर्वाइव करने के लिए यूनाइट होते हैं, यूनिटी आती है, ऑर्गेनाइजेशन बनती है, लॉस बनते हैं, मोराल्स बनते हैं, क्लैंस बनते हैं, सेक्ट बनते हैं, वर्क डिवाइड होता है। लॉ क्या है? लॉ क्या अलाउड होता है? लॉ क्या अलाउड करता है? क्या बैंड करता है? लॉ ही तो करता है सब कुछ अलाउ और बैन। मोराल्स क्या है? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब ग्रुप सर्वाइवल के टूल्स हैं, और क्या है। चैन क्लैन का लीडर स्पीचलेस हो गया। कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, उसको लगता था कि जस्टिस गुड है, पर क्यों ये नहीं पता था। अब आंसर मिल गया, जस्टिस और मोराल्स ह्यूमन मेड सर्वाइवल सिस्टम थे। जस्टिस एक आयरन आर्मर जैसा टूल होता है, उसे पहनो और यूज करो। और तो फेंगियो ने आगे कहा, पर तुम आर्मर को चेन बना लिया है, चैन बना लिया, खुद को बांध लिया आर्मर से, चैन से, हैं। ट्रुथ और जस्टिस डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होते।
नी क्लैन का ट्रुथ, मेरी करप्शन का ट्रुथ, जस्टिस टूल से अलग चीज है, जस्टिस को यूज करो, उसके स्लेव मत बनो। एक लॉन्ग साइलेंस छा गई ये सब बोलने के बाद। चैन क्लैन का लीडर धीरे से कहता है, फादर, फादर मैं समझ गया। उसकी बॉडी से ब्राइट व्हाइट लाइट फूटी, पूरा सीन फ्लिप हो गया, ड्रीम रेलम खत्म हो गया, फेंग युआन की डेसोलेट सोल रियलिटी में वापस आ गई, एक्सप्लोरेशन सक्सेसफुल हो गया, यानी एक्सप्लोर जो करना था वो पूरा हो गया, ड्रीम कंप्लीट हो गया। फेंग युआन ने कहा, गेस सही था, अगर मैं शांग शिंग को हेल्प करता और गू दे देता तो क्लियर नहीं होता। कंडीशन उसको गिल्ट से फ्री होके जस्टिस गू फिर से एक्टिवेट करवाना था। ओके, तो अब समझ गए। असल में पहले मुझे ऐसा लगा था कि जो फेंग युआन है, जैसे अपने बेटे का जो जस्टिस कू है, उसको इन बंदों को दे देना है, शांग सिंह जैसे बंदे को दे देना है। लेकिन असल में ये कंडीशन नहीं थी, कंडीशन ये थी कि ये जो बंदा था अपना क्या कहते हैं इसको, जो लीडर था, चैन क्लैन का लीडर, क्रिपल्ड बंदा था, बेटा इसका। तो ये जो बंदा था ना, इसको ऐसा फ़ील करवाओ कि ये ऐसा ना सोचे कि जस्टिस बुरी है या मैंने बहुत गलत काम करा। इसको सही फ़ील करवाओ। जो फेंग युआन ने पहले गलत शब्द बोले थे ना, उनको ही काउंटर करवाना था बस फेंग युआन को, जो उसने करवा भी दिया। पहले बोला था कि तूने नी क्लैन के इनोसेंट लोगों को मार दिया, गिल्ड करवा दिया, ये सब फेंग युआन के ही तो शब्द थे और इन्हीं को लेके ये बंदा बैठा हुआ था। अब फेंग युआन दूसरे सीन में आया अलग बंदा बन के, तो इसने इस बार अपने ही शब्दों को काउंटर करा फेंग युआन ने, और ऐसा सीन दिखाया। मैनिपुलेशन गजबी लेवल का कर दिया। फेंग युआन ने सेल्फ को चेक करा, अपने आप को चेक करा। सेल्फ चेक के बाद उसे पता चला, फेंग युआन कहता है, ह्यूमन पाथ अटेंडमेंट ग्रैंड मास्टर पहुंच चुका था फेंग युआन। इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।